मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं संजीव प्रजापति, आपका मैथ्स टीचर एंड एडुकेटर, एक फिर से अपने सभी लाडले और लाडलियों का स्वागत करता हूं क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 डेट इज रिलेशन एंड फंक्शन के वन शॉट का। इससे पहले वाले चैप्टर डेट इज सेट का वन शॉट यूट्यूब पे आ चुका है और सभी ने आई होप देख लिया होगा और सभी को पसंद आया होगा। और इसी सीरीज को यानी वन शॉट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम इसी तरह के वन शॉट लेक्चर लेके आ रहे हैं आपकी प्रिपरेशन को और ही शानदार और ही मजबूत बनाने के लिए। तो इसी क्रम में हमारा जो वन शॉट लेक्चर है आज वो है रिलेशन एंड फंक्शन, कि क्या होता है रिलेशन, क्या होता है फंक्शन। ये रिलेशन वो वाला रिलेशन नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये मैथ्स का रिलेशन है, बट चीजें लगभग वैसी ही हैं, बस मैथमेटिकल फॉर्म में लिखी हुई हैं। यानी जो रिश्ते आप रियल लाइफ में समझते हैं उन्हीं को अगर मैथमेटिक्स की परिभाषा में, मैथमेटिक्स की डेफिनेशन में, मैथमेटिक्स की दुनिया में क्या कहा जाता है, रिलेशन कहा जाता है। और फंक्शन क्या होते हैं, ये सारी कहानी आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। शुरू करें आज का लेक्चर। तो देखते हैं कि आज का मुद्दा क्या क्या रहने वाला है। यानी आज का मुद्दा सिर्फ एक ही रहेगा। गुरुजी कैसी बात कर रहे हो, यानी आज का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक ही है, डेट इज रिलेशन एंड फंक्शन वन शॉट। यानी रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11th के लेवल पर, क्लास 11th के लेवल पर स्पेशली एमपी बोर्ड स्टूडेंट को टारगेट करते हुए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्या क्या थ्योरी इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं जो पेपर में आ सकते हैं, उन्हीं पे हम कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक, कंप्लीट रिलेशन एंड फंक्शन, कंप्लीट रिलेशन एंड फंक्शन। शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन शुरू करते हैं। अब देखिए रिलेशन एंड फंक्शन शुरू करने से पहले, यानी रिलेशन में आने से पहले चीजें, पहले माहौल बनाना पड़ता है। सेम चीज ये है कि रिलेशन पढ़ने से पहले हमें कुछ और चीजें पढ़नी पड़ेंगी कि क्या होता है पेयर, जोड़ा क्या होता है गुरुजी, जोड़े कैसे बनते हैं, फिर हम देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है। देखो भाई, रिलेशन में अगर आपको आना है, सॉरी रिलेशन में आपको अगर आपको रिलेशन पढ़ना है तो आपको यह पता होना चाहिए कि गुरुजी एक्चुअल में जोड़ा होता है क्या है, यानी ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर कितने बनाए जा सकते हैं, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट से धीरे धीरे हमारी कहानी शिफ्ट होगी कि रिलेशन क्या होता है, और रिलेशन से हमारी कहानी शिफ्ट होगी फंक्शन क्या होता है। तो ये आपको पूरा सीक्वेंस समझ में आ रहा है, पूरा हायरार्की समझ में आ रही है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर यानी जोड़ा क्या होता है। जोड़ा क्या होता है, यहां पे लिखा हुआ है जोड़ा क्या होता है, यहां पे एक वर्ड आ रहा है ऑर्डर्ड पेयर। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर, यानी व्हाट इज ओपी। व्हाट इज ओपी, संजीव सर ओपी नहीं, वो वाला ओपी नहीं है, व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर। अगर मैं दो नंबर को 2,3 सपोज इस तरह से लिखूं तो ये एक फिक्स्ड पोजीशन को दिखाते हैं, यानी कार्टेशियन प्लेन में दो नंबर को इस तरह से लिखना इज नोन एज द ऑर्डर्ड पेयर। अब जरूरी नहीं कि अब आप कहेंगे गुरुजी क्या 3 को ऐसे कर लिख सकते हैं पहले और 2 को नहीं। ऑर्डर्ड वर्ड का मतलब है कि इनका आना फिक्स है। अगर 2 पहले है तो 2 पहले ही रहेगा, मतलब 2,3 डजंट मीन दिस इज इक्वल टू 3,2 ऐसा इक्वल हो जरूरी नहीं है। इस पर थोड़ी सी बात और आगे भी डिटेल में और करेंगे, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं कि व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, देखो इसमें एक वर्ड आ रहा है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ सेट। अब सेट आप पढ़ चुके हो, अब आप सेट पढ़ चुके हो, यानी सेट अब आपको आता है, अब आपको सेट आता है, समझ रहे हो, अब आपको सेट आता है। अब आपको बस जोड़ा बनाना है, यानी अब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है दो सेट का। तो कैसे करके, क्या डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, पहली चीज को डिनोट किससे करते हैं, ए क्रॉस बी से, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट ए फ्रॉम ए एंड बी, दैट इज ए क्रॉस बी इक्वल टू एक्स कॉमा बाई सच दैट एक्स कहां से आ रहा है, ए से, बाई कहां से आ रहा है, बी से। मतलब सिंपल सा ये है कि अगर ए क्रॉस बी लिखना है तो आप क्या करो, एक्स कोमा बाई के सारे जोड़े लिख दो सच दैट ये जो पहला वाला एलिमेंट है वो पहले वाले सेट से आएगा, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू ए। जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो दूसरे वाले सेट से आएगा, दैट इज वाई बिलोंग्स टू बी। दिस रिप्रेजेंटेशन और दिस सेट इज नोन एज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, दैट इज ए क्रॉस बी।
दैट इज ए क्रॉस बी। गुरुजी एग्जाम्पल से समझा देते तो मजा नहीं आ जाता। हम कहेंगे कैसी बात करी आपने, कैसी बात करी आपने। मान के चलो आपके पास एक बी सेट है, वाह, आपके पास एक बी सेट है जिसमें 2 बॉय हैं, दैट इज बॉय 1 बॉय 2, डन। और आपके पास एक जी सेट है जिसमें 2 गर्ल हैं, दैट इज G1 एंड दिस इज G2। और हमारे स्कूल में, यानी आपका एक स्कूल है, आपका एक स्कूल क्या, आपका एक ही स्कूल होगा, आपके स्कूल में क्या होने वाला है, आपके स्कूल में होने वाला है डांस कंपटीशन, यानी नृत्य का कंपटीशन होने वाला है, यानी डांस कंपटीशन होने वाला है, जिसमें पेयर डांस होने वाला है, यानी कपल डांस होने वाला है, जिसमें एक लड़का और एक लड़की डांस करेंगे। तो हमने कहा एक सेट है जिसमें 2 लड़के हैं और दूसरा सेट है जिसमें 2 लड़कियां, लेट बॉय क्या है B1 B2 और जो गर्ल हैं दैट इज G1 एंड G2। तो मैं कहूं टोटल कितने पॉसिबल जोड़े बन सकते हैं, यानी जो बॉय 1 है वो किस किस के साथ डांस कर सकता है, बॉय 2 किस किस के साथ डांस कर सकता है, गर्ल 1 किस किस के साथ डांस कर सकती है एंड गर्ल 2 किस किस के साथ डांस कर सकती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल पॉसिबल जोड़े कितने बनेंगे, टोटल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे, सीखते हैं। यानी अगर मुझे निकालना है B क्रॉस G, यानी पहले मैं B को ले रहा हूं, तो क्या होगा, देखो B को अगर पहले ले रहे हो तो B के एलिमेंट पहले, B1 का जोड़ा G के साथ बन सकता है या B1 का जोड़ा G2 के साथ बन सकता है, यानी पहला जो जोड़ा होगा वो B1, G1, B1, G2, डन। B1 का काम हो गया। अब B2 का जोड़ा G1 के साथ बना लो या B2 का जोड़ा G2 के साथ बना लो, डेट इज B2, G1 एंड B2, G2, डन। क्या इससे ज्यादा पॉसिबल जोड़े और बन सकते हैं, नहीं बन सकते भैया, नहीं बन सकते, क्योंकि देखो बॉय 1 G1 के साथ डांस कर सकता है, बॉय 1 G2 के साथ डांस कर सकता है, बॉय 2 G1 के साथ डांस कर सकता है, बॉय 2 G2 के साथ डांस, यानी ये जो सेट आया ना दैट इज B1, G1, B1, G2, B2, G1, B2, G2, दिस सेट इज नोन एज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B एंड G। ध्यान से सुनना, B एंड G। वहीं अगर मैं बोलता G एंड B तो G पहले आता, B बाद में आता, तो G पहले यहां पे लिख रहा होता, यानी जो सेट पहले लिखा जाएगा उसके एलिमेंट पहले आएंगे, जो सेट बाद में लिखा जाएगा उसके एलिमेंट्स बाद में आएंगे। तो उनकी ऑर्डरिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी कौन सा सेट पहले लिखा हुआ। इसलिए देखो अगर A क्रॉस B है तो जो पहला वाला एलिमेंट है ना वो देखो A से ही आता है, और B मतलब बाद वाला तो बाद वाला B से आ रहा है। समझ में आया, समझ में आया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंपल सा मतलब है टोटल कितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, टोटल कितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं। देसी लैंग्वेज में कहूं टोटल कितने जोड़े बन सकते हैं, दिस इज नोन एज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B। तो आई थिंक सेट A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आया, सेट A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़े, फाइंड द सेट T इफ T क्रॉस M इक्वल्स 2,3, 2,8, 3,3 एंड 3,8। यानी अब आपके सामने क्या है, अब आपके सामने कार्टेशियन प्रोडक्ट T और M सेट का दिया हुआ है, तो पूछा भैया वो T सेट क्या होगा। तो हमने क्या कहा था, जो पहला वाला एलिमेंट होता है वो पहले सेट को रिप्रेजेंट करता है, जो दूसरा वाला एलिमेंट होता है वो दूसरे सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं आपसे कहूं द सेट T, अगर मुझे सेट T निकालना है तो पहले पहले एलिमेंट लिख लो, दैट इज 2, 2, 3 एंड 3। अब देखिए 2, अब ये 2 दोबारा आएगा, बट सेट में हम एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, तो आप सीधे 3 लिख दीजिए, डन। और वहीं अगर मैं आपसे M सेट पूछता तो क्या होता, दूसरा दैट इज 3, अब दिस इज 8, अब इस 3 को रिपीट नहीं करेंगे, दिस 8 को रिपीट, यानी दिस इज सेट T, दिस इज सेट M। तो अगर सेट देखे कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछा जाए तो वो तो और ही आसान है, बट कार्टेशियन प्रोडक्ट देखे सेट पूछा जाए तो पहला पहला जो एलिमेंट होता है वो पहले सेट को रिप्रेजेंट करता है, जो दूसरा दूसरा एलिमेंट होता है उनका सेट बना लो तो वो दूसरे सेट को रिप्रेजेंट करता है। यानी मेरे से पूछा था व्हाट इज सेट T, दैट इज 2,3, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है यहाँ तक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। कुछ रिमार्क हैं आपके सामने, क्या रिमार्क है, टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू द सेकंड एलिमेंट।
यानी क्या मतलब है, अगर मैं कहूं कि A कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर बराबर है C कोमा D ऑर्डर्ड पेयर के, ऐसा तभी पॉसिबल है लाडले अगर ये पहला वाला एलिमेंट इसके पहले के बराबर है, इसका दूसरा वाला एलिमेंट इसके दूसरे के बराबर है। अगर ऐसा है तो मैं कहूंगा ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं। अन्यथा ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर नहीं है, मतलब ये दोनों जोड़े अलग हैं, ये जोड़ा अलग है, ये जोड़ा अलग है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इफ देयर आर एलिमेंट्स इन ए, इफ देयर आर p एलिमेंट्स इन ए, यानी सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं p, सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं q, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज p इंटू q। यानी हम अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट जानने की कोशिश करें तो सपोज सेट ए में एलिमेंट है p, सेट बी में एलिमेंट्स हैं q, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होंगे, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज p इंटू q। ठीक है। दूसरी चीज, आखिरी पॉइंट, इफ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट एंड आइदर a और b इज एन इनफाइनाइट सेट देन सो इज a क्रॉस b। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं a क्रॉस b निकाल रहा हूं और अगर b इनफाइनाइट है, अगर b इनफाइनाइट सेट है तो a क्रॉस b भी इनफाइनाइट होगा, और अगर a इनफाइनाइट है तब भी a क्रॉस b इनफाइनाइट होगा। मतलब सिंपल सा ये है कि अगर इन दोनों में से, अगर इन दोनों सेट में से कोई भी एक सेट अगर इनफाइनाइट हो जाता है तो a क्रॉस b भी इनफाइनाइट हो जाएगा। दूसरा वही केस, अगर इन दोनों केस में से यानी इन दोनों सेट में से कोई भी एक सेट एम्प्टी हो जाता है तब भी a क्रॉस b एम्प्टी हो जाएगा। क्योंकि देखो सपोज करो b जो है वो 5 है, भैया जब इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं तो a क्रॉस b भी क्या आएगा 5, और अगर b फाइनाइट है यानी इसमें एलिमेंट कभी खत्म ही नहीं हो रहा है तो उसका जोड़ा बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा, यानी a क्रॉस b भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तीनों पॉइंट समझ में आए, यस और नो, तीनों पॉइंट समझ में आए। पहला पॉइंट, दो ऑर्डर्ड पेयर जब ही इक्वल होंगे जब पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल। दूसरा पॉइंट, a क्रॉस b में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे करके निकालते हैं, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जो संख्या होती है वो होती है p इंटू क्यू, जहां p पहले सेट के एलिमेंट, q दूसरे सेट के एलिमेंट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक दो सवाल। हमारे पास है कि इफ x प्लस 1 कोमा बाई माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 3 कोमा 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। यानी मेरे पास दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर लिखे हुए हैं, दैट इज x प्लस 1 कोमा बाई माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 3 कोमा 1। तो अगर ये दोनों की दोनों ऑर्डर्ड पेयर बराबर हैं, अगर ये दोनों की दोनों ऑर्डर्ड पेयर बराबर हैं तो पहला वाला पहले के बराबर, दिस इंप्लाई x प्लस 1 बराबर 3 एंड y माइनस 2 बराबर 1। तो यहां से x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2 डन, एंड y इक्वल टू कितना आ जाएगा दिस इज 3, यानी x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। इफ p इक्वल टू 1 कोमा 2, यानी p इक्वल टू एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट हैं 1 एंड 2, फाइंड सेट p क्रॉस p। यानी अभी तक आप देख रहे थे कि सिर्फ दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करके निकालते हैं, अब आप देखेंगे तीन सेट का कैसे करके निकालते हैं। चलिए हम आपको बताएंगे कि तीन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करके निकालेंगे। देखिए हमारे पास जो सेट है वो है p इक्वल टू 1 कोमा 2, तो पहले आप दो का निकाल लो, डेट इज p क्रॉस p। तो अगर मुझे p क्रॉस p निकालना है मतलब सेम का सेम के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी इस p का इसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो पहले 1 को उठाओ, 1 का जोड़ा इस 1 के साथ बनाओ, तो 1 कोमा 1 डन। अब 1 का जोड़ा 2 के साथ बनाओ, डेट इज 1 कोमा 2, सही है। अब इस 2 को उठाओ, 2 का जोड़ा 1 के साथ बनाओ, डेट इज 2 कोमा 1 एंड फाइनली 2 कोमा 2। दिस सेट इज p क्रॉस p, दिस सेट इज p क्रॉस p, दिस सेट इज p क्रॉस p। अब मुझे तो p क्रॉस p निकालना था, यानी अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका क्रॉस करा दूंगा 1 कोमा 2 के साथ। अब मैं इस सेट का क्रॉस करा दूंगा 1 कोमा 2 के साथ। कैसे करके कराऊंगा देखो, यानी अब मैं निकाल रहा हूं p क्रॉस p, तो इसका पहला एलिमेंट उठाओ, डेट इज 1 कोमा 1, इसके जोड़े इसके साथ बनाना शुरू करो, तो ये क्या आएगा 1 कोमा 1 कोमा 1 डन, एंड 1 कोमा 1 कोमा 2 डन। अब इसका दूसरा एलिमेंट उठाओ, डेट इज 1 कोमा 2 कोमा 1 एंड 1 कोमा 2
2 सही है। अब इसका तीसरा एलिमेंट उठाओ, डेट इज 2, 1 एंड 2, 1, 2। अभी आखिरी एलिमेंट उठा लो, डेट इज 2, 2, 1 एंड 2, 2, 2। दिस सेट इज रिप्रेजेंटिंग P क्रॉस क्रॉस P, यानी 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, पहले 2 का निकाल लो फिर 3 का निकाल लो। पहले 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, फिर उसका तीसरे के साथ करा दिया, फिर उसका तीसरे के साथ करा दिया। समझ में आया यहाँ तक? क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट मेरे सभी लाडलों को समझ में आ गया? अगर आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? सेट ए में जो एलिमेंट हैं वो है 3। सेट बी बराबर है 3, 4, 5। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ। अभी बताया था, अभी बताया था या नहीं? अभी आपको बताया था। गुरुजी आपने हमको क्या बताया था? तो हम कहेंगे हमने आपको बताया था भैया कि अगर ए सेट में पी एलिमेंट्स हैं, बी सेट में क्यू एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में पी इंटू क्यू, यानी अगर number of elements in set A is P, number of elements in set B is Q, then number of elements in A cross B बराबर क्या हो जाता है? P इंटू Q। क्या हो जाता है? P इंटू Q। ये कंसेप्ट याद है? इसी पे बेस्ड ये सवाल है कि सेट A में 3 एलिमेंट्स हैं, सेट A में 3 एलिमेंट है, तो अगर सेट A में 3 एलिमेंट्स हैं, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इक्वल टू 3 and number of element in set B 1, 2, 3, this is again 3। तो मेरे से पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। दैट इज A में कितने हैं? 3, B में कितने हैं? 3, 3, 3, 9। दिस इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन सी होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो अगर A क्रॉस B में एलिमेंट्स निकालने की बात करी जाए तो कुछ नहीं करना, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पे, क्या? देखो, अगर ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, तो पूछे ए में कितने होंगे, तो फिर डिवाइड कर दो, सही है। चलिए अब एक और सवाल है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द स्टेटमेंट इनकरेक्टली। यानी पहले तो आपको ये बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, और अगर फॉल्स है यानी अगर गलत है तो भैया उसको सही करके लिख दो। चलो देखते हैं। पहला जो है, इफ p बराबर m कोमा n, q बराबर n कोमा n, देन p क्रॉस q बराबर m कोमा n कोमा n कोमा n, भैया ये बात हो गई गलत। क्यों गलत हो गई? यानी ये स्टेटमेंट है फॉल्स। गुरुजी क्यों फॉल्स क्यों है? हम कहेंगे फॉल्स इसीलिए है क्योंकि अगर मैं P का Q के साथ क्रॉस निकालने बैठूंगा, तो देखो, अगर मैं P का Q के साथ क्रॉस निकालने बैठूंगा तो पहला एलिमेंट उठाओ, M का जोड़ा बनाओ, तो M का जोड़ा N के साथ बनेगा और M का जोड़ा M के साथ बनेगा। डन। अब N को उठा लो, तो N का जोड़ा N के साथ, N का जोड़ा M के साथ, P क्रॉस Q तो गुरुजी ही आएगा, बट यहां तो सिर्फ ये था, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स था। दूसरा देखो, इफ A एंड B आर नन एम्प्टी सेट, देन A क्रॉस B इज ए नन एम्प्टी सेट, बिल्कुल सही है। ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, बिल्कुल सही है। सच डेट, पहला एलिमेंट कहां से आता है? पहला एलिमेंट पहले सेट से आता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आता है, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि A क्रॉस B ऑर्डर्ड पेयर का सेट ही तो है। A क्रॉस B यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर A, B सच दैट स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड, यानी जो दूसरा वाला एलिमेंट है स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल मी। डन। तीसरा पॉइंट, इफ A इक्वल टू 1, 2, B इक्वल टू 3, 4, देन A का क्रॉस करा रहा है B इंटरसेक्शन 5 से, तो पहले आप B इंटरसेक्शन 5 निकालो, पहले आप B इंटरसेक्शन 5 निकालो। अब किसी सेट का 5 के साथ इंटरसेक्शन, यानी B में तो देखो कुछ एलिमेंट हैं, दैट इज 3, 4, 5 में तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं और कुछ का इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स 5, यानी B इंटरसेक्शन 5 क्या आएगा भैया? 5। यानी मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? दिस इंप्लाई B इंटरसेक्शन 5 की जगह मैं 5 लिख सकता हूं, यानी A क्रॉस 5 दिस इज इक्वल टू 5, बिल्कुल सही है। आप एक बात बताओ, इस सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं,
अब इस सेट में अगर कोई एलिमेंट है ही नहीं तो जोड़ा किससे बनाओगे? मतलब आप गए लड़की देखने किसी के घर और उनके यहां लड़की है ही नहीं, या लड़की गई किसी के घर लड़का देखने उनके यहां लड़का है ही नहीं, तो जोड़ा तो बनेगा ही नहीं। यानी इस सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका जोड़ा कैसे बनाओगे? दिस इंप्लाई ए क्रॉस फाई इज फाई, इसको आप ऐसे याद भी रख सकते हो। एंड दिस स्टेटमेंट इज टोटली ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज टोटली ट्रू। ये वही बात है कि आप गए हो लड़की देखने, आप गए हो लड़का देखने और उन्होंने बोला भैया हमारे यहाँ तो ये है ही नहीं, तो आप आओगे खाली याद। खाली याद मतलब फाई सेट, यानी जोड़ा बनेगा ही नहीं, जोड़ा बनेगा ही नहीं। वैसे आप भी अभी तक यही हो, आपका जोड़ा अभी तक नहीं बना है, आप भी फाई सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, चलिए। लेट ए बराबर 1,2, बी बराबर 3,4, राइट ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी है? 2 सवाल पूछ लिए इसने। चलिए, अगर 2 सवाल पूछ रहा है तो 2 बार में करेंगे। यानी ए बराबर जो सेट है उसमें एलिमेंट है 1,2, जो बी बराबर सेट है उसमें एलिमेंट है 3,4। तो पहले मेरे से पूछा राइट ए क्रॉस बी, चलिए ए क्रॉस बी लिखिए। तो ए क्रॉस बी अगर लिखेंगे तो 1,3 1,4। अब 2 के जोड़े बनाओ तो ये हो जाएगा 2,3 एंड 2,4। तो ये मेरा आ गया, दिस इज माई ए क्रॉस बी, दिस इज माई ए क्रॉस बी। अब पूछा है हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी है? ए क्रॉस बी के टोटल कितने सबसेट हो सकते हैं? तो पहले आप मुझे ये बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना है? तो आप कहोगे गुरुजी 4, वैसे भी 2 × 2 4, या फिर काउंट भी कर लो 1 2 3 4। और हमें पता है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट ए बराबर कितना होता था? 2n, वेयर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बराबर n। यानी अगर किसी सेट में टोटल एलिमेंट्स n है तो टोटल उसके सबसेट कितने बन सकते हैं? 2n। पहले चैप्टर में पढ़ाया था, हाँ या ना? पहले चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि किसी भी सेट के टोटल सबसेट कितने हो सकते हैं? दैट इज 2n, दैट इज 2n। सही बात है, यानी किसी भी सेट के टोटल सबसेट हो सकते हैं 2n। तो हमसे पूछा है इस ए क्रॉस बी के टोटल सबसेट कितने होंगे? तो हम लिखेंगे टोटल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी बराबर 2 इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? इस सेट में 4 एलिमेंट हैं, दैट इज 2 और 2 मतलब 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 16 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो चीजें बेटा आपस में कनेक्टेड हैं। आप ये सोचो कि हम सेट पढ़ लिया, हम सेट भूल जाएं तो यहाँ काम नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। सेट्स एंड रिलेशन फंक्शन आर म्यूचुअली रिलेटेड टू ईच अदर। वैसे भी आप खुद देखो, सेट रिलेशन देन फंक्शन, समझ रहे हो? सेट रिलेशन देन फंक्शन। यानी अगर हमसे कभी भी पूछा जाए कि ए क्रॉस बी के टोटल सबसेट कितने होंगे, तो अगर हमें ये पता है कि ए क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं तो हम चीजें निकाल सकते हैं। दैट इज टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है? 2n। तो 2n मतलब 2 दैट इज 16 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए, तो यहां तक हमने ये समझ लिया कि व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर, और इस पे बेस्ड बहुत सारे सवाल कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में क्या होता है, 2 ऑर्डर्ड पेयर कैसे करके इक्वल होंगे, ये सारी कहानी हमने कवर अप की यहाँ तक। अब हम पढ़ते हैं कि अब हमने जोड़े बनाने सीख लिए, यानी अब हमने टोटल ये देख लिया कि जोड़े होते क्या हैं, जोड़ा बनता कैसे करके, टोटल कितने जोड़े हो सकते हैं। अब जोड़ा बन चुका है तो भाई रिलेशन में तो आना पड़ेगा या नहीं? तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं रिलेशन कि व्हाट इज रिलेशन। और जब भी मैं रिलेशन पढ़ाता हूं तो अपने लाडलों को ये वाला एग्जाम्पल जरूर कराता। मैंने उदय बैच में पढ़ाया था मेन 1.2 में, तो वहां भी एग्जाम्पल कराया था। रीलोडेड में पढ़ाया तब भी एग्जाम्पल कराया। यानी जब भी मैं रिलेशन की शुरुआत करता हूं तो इस एग्जाम्पल से कनेक्ट कराता हूं चीजें, क्योंकि देखो हम चीजों को जब तक समझेंगे नहीं तो रटना शुरू कर देते हैं। अगर आपको एक बार में चीजें समझ आ गई, अच्छा गुरुजी रिलेशन ये है, फिर आप कर जाओगे। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने क्या करा, ये सेट लिया जिसमें 2 एलिमेंट हैं। गुरुजी आप कहोगे 2 एलिमेंट कहाँ है इसमें? तो 2 नाम लिखे हुए हैं, एक है कटरीना, एक है अनुष्का। भैया मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ये एलिमेंट ही हैं।
मैथमेटिक्स सबको एलिमेंट की तरह काउंट करता है, यानी मैथमेटिक्स की दुनिया में, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कटरीना एंड अनुष्का एलिमेंट ही हैं। बी सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है, जिसमें है कोहली भैया एंड पिक्की भैया। अभी आप चीजें आपस में कनेक्ट नहीं करोगे, हम कहेंगे तब करोगे। हमने कहा इनका ए क्रॉस बी निकालो, चलो ए क्रॉस बी का मतलब इनके टोटल जोड़े बना दो, इनके टोटल पॉसिबल जोड़े बना दो, चलो बनाओ जोड़े। तो अगर ए क्रॉस बी निकालेंगे तो कटरीना का जोड़ा कोहली से बनाओ, गुरुजी कैसी बात कर रहे हो, और कटरीना का जोड़ा विक्की के साथ बनाओ, यानी पहला ऑर्डर पेयर बनेगा कटरीना कॉमा कोहली, सही बात, कटरीना कॉमा कोहली, और जो दूसरा ऑर्डर पेयर बनेगा वो बनेगा कटरीना कॉमा विक्की। डन। अब अनुष्का को उठा लो, अनुष्का का जो ऑर्डर पेयर कोहली के साथ बना दो और अनुष्का का ऑर्डर पेयर विक्की के साथ बना दो, यानी दिस इज अनुष्का भाभी कॉमा कोहली कॉमा कोहली। डन। एंड अनुष्का भाभी कॉमा विक्की भैया। डन। चलो ये टोटल पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे, यानी ए क्रॉस बी ए है। तो अगर मैं यहां पे पूछूं, यहीं पे अगर मैं आपसे पूछ लूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने हैं, तो आप कहोगे गुरुजी 4, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने हैं, वो है 4। अब बात आती है अलग, अब बात शुरू होती है थोड़ी सी अलग। गुरुजी क्या थोड़ी सी अलग बात शुरू कर रहे हो आप, हमने कहेंगे सुनो, हम कहेंगे सुनो, हमें आप एक सेट आर डिफाइन कर को, जिसमें एलिमेंट्स तो इसी तरह के हैं ए कोमा बी, सच डेट पहला एलिमेंट पहले सेट से आ रहा है, दैट इज ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बट ए इज द वाइफ ऑफ वी, बट ए इज द वाइफ ऑफ बी। यानी इस बार कुछ अलग हो गया। क्या अलग हो गया, ये वाली कंडीशन एक्स्ट्रा है। देखो ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए कोमा बी, ये तो ए क्रॉस बी की ही डेफिनेशन है, बट ये रिलेशन अलग से आ गया, डेट इज ए इज द वाइफ ऑफ बी। तो अब इसमें सारे जोड़े नहीं आएंगे। चलो जोड़े बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें कौन कौन से जोड़े आएंगे। यानी ए कोमा बी तो बनाना है जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट से। तो सपोज करो मैंने कटरीना को उठाया, तो अगर मैं कटरीना कोमा कोहली ले लूं तो ये ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें बोला जो पहला वाला एलिमेंट है ना, दैट इज ए, दैट इज पहला वाला एलिमेंट, वो दूसरे वाले एलिमेंट की वाइफ है। तो अगर कटरीना कोमा कोहली बना दिया तो विक्की भैया बुरा मान जाएंगे, तो विक्की भैया बुरा मान जाएंगे। इसका मतलब कटरीना का जोड़ा सिर्फ विक्की के साथ बनेगा, क्योंकि कटरीना इज द वाइफ ऑफ विक्की, दैट इज कटरीना कोमा विक्की। डन। सिमिलरली अनुष्का जी का जो जोड़ा है वो कोहली के साथ बनाएंगे, विक्की के साथ नहीं बनाएंगे। अगर आपने विक्की भैया के साथ बनाया तो कोहली भैया बुरा मानेंगे, क्योंकि रिलेशन है ए इज द वाइफ ऑफ बी, जो पहला वाला एलिमेंट है वो दूसरे वाले एलिमेंट की वाइफ है, या इसका दूसरा कहें कि जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो पहले वाले एलिमेंट का हस्बैंड है। तो हम कहेंगे अनुष्का का जो जोड़ा बनेगा वो बनेगा सिर्फ, यानी अनुष्का भाभी जी का जो जोड़ा बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ कोहली भैया के साथ बनेगा। क्या इसमें कोई और एलिमेंट आएगा, मुझे ये बताओ, क्या सेट आर में कोई और एलिमेंट आएगा, यस और नो? क्या इस सेट आर में कोई और एलिमेंट आएगा? यानी मैं आपसे पूछूं दिस सेट आर, क्या इसमें एक ऑर्डर पेयर ये है, दूसरा ऑर्डर पेयर ये है, यानी अब मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट आर कितने हैं, 2। बताओ क्या इसमें कोई और एलिमेंट आएगा? तो आप कहोगे गुरुजी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भैया इस बार ना ये वाली कंडीशन दे दी थी, ये वाली कंडीशन, यानी इस बार बीच में एक रिलेशन दे दिया, बीच में इस बार एक रिलेशन दे दिया, तो इसी चीज को रिलेशन कहा गया है। देखो कैसे करके हमने एक आर सेट डिफाइन किया जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट है, और क्या ये दोनों के दोनों एलिमेंट, क्या ये दोनों के दोनों एलिमेंट ए क्रॉस बी में नहीं है? देखो कटरीना कॉमा विक्की, कटरीना कॉमा विक्की ये रखा है, अनुष्का कॉमा कोहली, अनुष्का कॉमा कोहली ये रखा है, यानी this set R is a subset of A cross B. This set R is a subset of A cross B. तो रिलेशन कुछ नहीं है, रिलेशन is a subset of A cross B. Relation is nothing, it is a subset of A cross B. तो अगर आपको A cross B पता है तो उसी का एक सबसेट होता है रिलेशन। यानी अगर 2 एलिमेंट्स के बीच में कुछ रिलेशन डिफाइन कर दिया जाए
तो वो सेट छोटा हो जाता है और इसको बोला जाता है रिलेशन। पिछले वाले केस में कोई रिलेशन डिफाइन नहीं किया गया तो मैंने सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बना दिए, बट यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि आप सिर्फ वही ऑर्डर्ड पेयर लोगे जिसमें ए इज द वाइफ ऑफ बी, यानी पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट की वाइफ हो। तो हमने कहा सिर्फ ये एलिमेंट्स आएंगे। तो अब ये एक रिलेशन है, अब ये एक रिलेशन है। तो रिलेशन इज नथिंग, इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी डिफाइंड बाय डिफाइनिंग अ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। हमने यहाँ पे ए एंड बी के बीच में एक रिलेशन डिफाइन कर दी। तो अब मुझे बताओ, क्या आपको रिलेशन समझ में आया? अब तो पक्का भेजे में घुस गया होगा, कभी नहीं भूलोगे। गुरुजी एग्जाम्पल ही ऐसा दिया था, समझ में क्यों नहीं आएगा? एग्जाम्पल ही ऐसा दिया था। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ते हैं इनकी कि व्हाट इज रिलेशन। तो डेफिनेशन है, रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। यानी रिलेशन इज नथिंग, इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मैंने भी यही आपको डेफिनेशन बताई कि रिलेशन आर कुछ नहीं है, इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। दूसरी चीज, जो दूसरा वाला एलिमेंट होता है, द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। जैसे मैंने अगर लिखा ए कोमा बी, मैंने अगर लिखा ए कोमा बी, तो ये जो दूसरा वाला एलिमेंट है ना, ये जो दूसरा वाला एलिमेंट है बी, इट इज अ इमेज, इट इज अ इमेज ऑफ ए, इट इज अ इमेज ऑफ ए। यानी जो सेकंड एलिमेंट कहलाता है उसको कहते हैं इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट या फिर इमेज ऑफ ए। यानी बी इज कॉल्ड एज द इमेज ऑफ ए। आगे बढ़ो, अब दो तीन डेफिनेशन और आती हैं कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है। तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती हैं कि व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज एंड व्हाट इज कोडोमेन। देखो डोमेन क्या है, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। यानी कुछ नहीं करना है, जितने आपके पास ऑर्डर्ड पेयर हैं उनमें सबसे पहला पहला एलिमेंट उठा लो, उसका जो कलेक्शन होगा दैट इज नोन एज द डोमेन, और उसके करस्पॉन्डिंग उनकी जो इमेजेस हैं उनका कलेक्शन उठा लो, दैट इज नोन एज द रेंज। द सेट ऑफ, देखो ये लिखा हुआ, द सेट ऑफ second element in a relation from a set A to set B is called the range of the relation R. The whole set B is called the codomain. The whole set, the whole set, the whole set, oh भाई, the whole set B is called the codomain. The whole set B is called the codomain. देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, गुरुजी एग्जांपल से समझा दे तो ज्यादा मजा आ जाता। हम कहेंगे देखो, अगर मेरे पास ए सेट है जिसमें एलिमेंट है सपोज 1, 2, 3, मेरे पास बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 5, 6। सही है, हम आपसे कहें इनका ए क्रॉस बी निकालो, तो आप जब इनका ए क्रॉस बी निकालने बैठेंगे तो देखिए 1 का जोड़ा बनाओ तो 1, 5, 1, 6 डन। अब 2 का जोड़ा बनाओ तो 2, 5 एंड 2, 6। अब 3 का जोड़ा बनाओगे तो दिस इज 3, 5 एंड दिस इज 3, 6। ये ए क्रॉस बी आया, दिस इज ए क्रॉस बी। तो इसमें डोमेन क्या है गुरुजी, इसमें डोमेन क्या है? डोमेन है लाडले, डोमेन है लाडले जो पहला पहला एलिमेंट है, पहला पहला जो प्यार है, जो पहला पहला प्यार है, यानी ऑर्डर्ड पेयर के पहले, यानी ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका कलेक्शन, दैट इज 1। अब 1 को बार बार रिपीट थोड़ी करेंगे, तो 1, 2, 3, दैट इज 1, 2, 3। दिस सेट इज नोन एज द डोमेन और आप। और रेंज क्या होती है भैया? रेंज होती है बेटा इनके करस्पॉन्डिंग इनकी इमेजेस का सेट। तो देखो जो 1 की इमेज है वो 5 है, तो 1 की इमेज 5 है तो 5, 1 की इमेज 6 है तो 6। अब देखो 5, 6, 5, 6 रिपीट थोड़ी करेंगे, तो ये जो सेट आया ये रेंज हो गया। और जो कोडोमेन होता है ना, वो कोडोमेन क्या होता है? जो कोडोमेन होता है वो कंप्लीट सेट बी, कंप्लीट सेट बी, यानी ये वाला जो सेट होता है कंप्लीट सेट, दिस सेट इज नोन एज द कोडोमेन, दिस सेट इज नोन एज द कोडोमेन। ठीक है, और एक रिलेशन और याद रखना है कि जो रेंज होती है वो हमेशा कोडोमेन का क्या होती है? जो रेंज होती है वो हमेशा कोडोमेन का सबसेट होती है। गुरुजी कैसे होती है? अभी आपको एक दो एग्जांपल से आने वाले में मैं आपको इन तीनों पॉइंट को क्लियर कर दूंगा।
तो डोमेन, रेंज, कोडोमेन समझ में आया कि डोमेन क्या है? डोमेन है पहले पहले एलिमेंट्स का कलेक्शन, यानी अगर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आपको सेट दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है, तो जिनको पहला पहला एलिमेंट है उनका कलेक्शन बना लो, यानी जिनकी इमेज आप बना रहे हो, जिन एलिमेंट्स को आप पुट कर रहे हो, जो आपकी इनपुट है, इनपुट का कलेक्शन, और जो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगी उनका कलेक्शन रेंज। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका जो होता है वो होता है रोस्टर मेथड, और जो दूसरा मेथड होता है वो होता है सेट बिल्डर मेथड। जैसे सेट को रिप्रेजेंट करने के भी दो तरीके थे, पहला रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, सिमिलर फैशन में रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के भी दो तरीके हैं। पहला तरीका रोस्टर मेथड, दूसरा तरीका सेट बिल्डर फॉर्म। बट एक तरीका और है, विजुअली रिप्रेजेंटेशन। एंड एरो डायग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, यानी हम एरो डायग्राम की हेल्प से भी रिलेशन को दिखा सकते हैं। उसमें क्या होता है कि हमें पूरा रिलेशन क्लियरली दिखता है, विजुअल, यानी डायग्राम की हेल्प से अगर मुझे कोई रिलेशन दिखाना है तो फिर कौन सा डायग्राम आएगा? एरो डायग्राम। अभी आपको एग्जांपल कराऊंगा एक दो, ठीक है? और एक दो चीज पढ़ दो। द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन can be defined from a set A to set B is the number of possible subset of A cross B। हम अगर आपसे ये सवाल करें, हम आपसे अगर ये सवाल करें कि मुझे ये बताओ A से B में टोटल पॉसिबल रिलेशन क्या होंगे, अभी अभी मैंने बताया कि रिलेशन क्या है? रिलेशन इज नथिंग, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो अगर मुझे ये पता चल जाए टोटल A क्रॉस B के कितने सबसेट हैं, तो मुझे ये पता चल जाएगा टोटल कितने रिलेशन हैं, टोटल कितने रिलेशन है। तो वही कहा गया कि अगर A में P एलिमेंट्स हैं, B में Q एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B P इंटू Q, ये हम बात चर्चा कर चुके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 की पावर PQ। कैसे हो जाएंगे समझो, देखो समझो कैसे हो जाएंगे, समझिए इस चीज को। मैंने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए पी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी है क्यू। तो ए क्रॉस बी में यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने हो जाते हैं? पी इंटू क्यू। यहां तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। अब जो रिलेशन है वो क्या है? जो रिलेशन है वो क्या है? रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है, सही बात। रिलेशन जो है वो क्या है? वो सबसेट है ए क्रॉस बी का। जो रिलेशन है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो मुझे अगर ये पता चल जाए कि ए क्रॉस बी के टोटल कितने सबसेट हैं, यानी ए क्रॉस बी के टोटल कितने सबसेट बन सकते हैं, वही तो नंबर ऑफ रिलेशन होगा। और किसी के कितने सबसेट होंगे ये बात किस पर डिपेंड करती है? 2 की पावर n। यानी अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताना है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताना है, तो उसका सीधे सीधे फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर n। मतलब n मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? डेट इज पी क्यू, डेट इज 2 की पावर पी क्यू, डेट इज 2 की पावर। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आप याद रखोगे 2 की पावर पी क्यू होते हैं, 2 की पावर पी क्यू होते हैं, जहां पी पहले सेट के एलिमेंट, क्यू दूसरे सेट के एलिमेंट। ठीक है, इस पर बेसिक का सवाल करते हैं। सवाल से पहले एक दो और सवाल है। देखिए A बराबर 1 2 3 5, यानी A सेट है जिसमें 4 एलिमेंट हैं 1 2 3 5, एक B सेट है जिसमें एलिमेंट है 4 6 9। डिफाइन ए रिलेशन R फ्रॉम A टू B, और रिलेशन कुछ इस तरह से डिफाइन है, R इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर X Y सच डेट द डिफरेंस बिटवीन X एंड Y इज ऑड। X पहले सेट से आ रहा है और Y दूसरे सेट से आ रहा है। हमें R को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, राइट R इन रोस्टर फॉर्म। देखो हमारे पास जो रिलेशन है ना वो इस तरह से डिफाइन है कि उसमें वो सारे ऑर्डर्ड पेयर ले लो X Y सच डेट जो X और Y के बीच का डिफरेंस है ना वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है ऑड। यानी X और Y के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है? ऑड। और जो X है वो पहले सेट से आएगा, जो Y है वो दूसरे सेट से आएगा। अब डिफरेंस का क्या मतलब होता है? ये जो सिंबल है ये डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। डिफरेंस का मतलब होता है कि बड़े वाले में से छोटे को माइनस करना। जैसे मैं कहूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2, तो आप 2 - 1 करोगे, डेट इज 1। मैं आपसे कहूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 3, तो आप कहोगे 2। मैं आपसे कहूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 10 एंड 15, तो आप कहोगे 5, क्योंकि 15 - 10 इज इक्वल टू 5। यानी डिफरेंस का मतलब होता है कि कोई नंबर अपने दूसरे नंबर से कितना बड़ा है। डन है?
अब ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, अब यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। चलिए, तो मुझे आर को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो चलिए रोस्टर फॉर्म में लिखें। यानी ऑर्डर्ड पेयर उठाओ, पहला एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, पहले सेट से। तो सपोज मैंने अगर 1 उठाया, सपोज मैंने अब 1 उठाया, तो मैं 1 का जोड़ा बनाना शुरू करूंगा। तो क्या 1 का जोड़ा 4 के साथ बन सकता है? तो 1 का जोड़ा 4 के साथ, 1 और 4 का डिफरेंस कितना होता है? 3, विच इज ऑड, यानी बनेगा 1,3 आएगा। 1 का जोड़ा 6 के साथ बनेगा क्योंकि 1 और 6 का डिफरेंस कितना है? 1 और 6 का डिफरेंस है गुरुजी 5, विच इज ऑड। क्या 1 का जोड़ा 9 के साथ बनेगा? 1 और 9 का डिफरेंस है 8, विच इज इवन, नहीं बनेगा। तो आप ये वाला ऑर्डर पेयर नहीं लोगे। अब इधर एलिमेंट खत्म हो गए। अब 2 को उठाओ, 2 का जोड़ा 4 के साथ नहीं बनेगा क्योंकि 4 - 2, 2 का जोड़ा 6 के साथ नहीं बनेगा 4, 2 का जोड़ा 9 के साथ ये बन जाएगा क्योंकि 2 और 9 का डिफरेंस कितना होता है? 7। 2 और 9 का डिफरेंस कितना होता है? 7। तो 2, 9 का जोड़ा बन जाएगा। डन। अब 3 को उठाओ, 3 का जोड़ा 4 के साथ, 3 और 4 का डिफरेंस 1, तो बन जाएगा। 3 का जोड़ा 6 के साथ, 3 और 6 का डिफरेंस 3, बन जाएगा। तो 3 और 9 का नहीं बनेगा क्योंकि भैया 3 और 9 का डिफरेंस तो गुरुजी 9 - 3 हो गया 6। तो ये वाला ऑर्डर पेयर हम नहीं लेंगे। तो ये खत्म हो गया। अब उठा लो 5 को, 5 और 4 का डिफरेंस 1 होता है तो 5,4 आ जाएगा, 5,4 आ जाएगा। डन। वहीं अगर 5 का 6 के साथ लेंगे तो ये भी हो जाएगा क्योंकि 5 और 6 का डिफरेंस भी 1 ही है, 5 और 6 का डिफरेंस भी 1 ही है। बट 5 का 9 के साथ जोड़ा नहीं बनेगा, 5 का 9 के साथ ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा क्योंकि 5 और 9 का डिफरेंस है लाडले 4, विच इज नॉट ऑड, यानी सिर्फ इतने ही जोड़े बनेंगे। तो ये जो सेट है आर, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया रोस्टर फॉर्म में। इसको मैंने किस में लिख दिया? रोस्टर फॉर्म में। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। यानी ये जो सेट यहां लिखा हुआ था, ये किसमें लिखा हुआ था? सेट बिल्डर फॉर्म में, और यहां मैंने इनके ऑर्डर्ड पेयर लिख दिया, यानी रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। रोस्टर फॉर्म क्या होती थी? रोस्टर फॉर्म बेटा होती थी एलिमेंट्स को कॉमा लगा के लिखना, यानी सिंपल तरीके से लिखना, सिंपल एंड सोबर तरीके से लिखना। जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन क्या है उस चीज को लिखा जाता था। ठीक है, यहां तक बताओ, क्या यहां तक की सारी चीजें सही हैं? क्या यहां तक की सारी चीजें सही हैं? चलो एक का सवाल और देखते हैं, एक आध सवाल और देखते हैं। आपके सामने एक डायग्राम है। द फिगर शोज अ रिलेशन बिटवीन द सेट पी एंड क्यू। बिल्कुल बात सही है, पी और क्यू के बीच में एक रिलेशन दिखा रही है फिगर, बहुत बढ़िया। यानी दो सेट हैं पी और क्यू, इनके बीच में रिलेशन है। राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेकेंड इन रोस्टर फॉर्म, और इसकी डोमेन एंड रेंज लिखो। बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, एक पी सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 9, 4, 25। एक क्यू सेट है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, 5, 3, 2, 1, -2, -3, -5। 9 जो है किस किस से कनेक्टेड है? 9 जो है 3 से कनेक्टेड है, 9 जो है -3 से कनेक्टेड है। बहुत बढ़िया। 4 किससे कनेक्टेड है? 4 गुरुजी 2 से कनेक्टेड है, गुरुजी 4 -2 से भी कनेक्टेड है। बहुत बढ़िया। 25 किससे कनेक्टेड है? गुरुजी 25 5 से कनेक्टेड है, एंड 25 -5 से कनेक्टेड है। तो आपसे पूछा है भैया इनके बीच में रिलेशनशिप बताओ, यानी डायग्राम देकर रिलेशनशिप पूछ रहा है। देख रहे हो इसकी नालायकी, देख रहे हो? यानी रिलेशनशिप देकर डायग्राम बनवाता, चलो ठीक है समझ में आता, बट इसने कहा नहीं लाडले, हम तुमको डायग्राम देंगे, अब आप हमको बताओ इनके बीच में क्या रिश्ता है, इनके बीच में क्या रिश्ता है। यानी ये वही बात हो गई कि आप हो क्लास के बैक बेंचर, आप हो क्लास के बैक बेंचर, और अब आप पूरी क्लास को ऑब्जर्व कर रहे हो। अब आप पूरी क्लास को ऑब्जर्व कर रहे हो, क्योंकि बैक बेंचर पूरी क्लास को ऑब्जर्व करता है, सब दिखते हैं उसको सब। क्योंकि अगर आप आगे बैठे हो तो आपको मुंडी ऐसे करके करनी पड़ेगी, और जैसे ऐसे करके खे आप पकड़ में आ जाओगे। बट अगर आप पीछे बैठे हो तो आपको सब दिख रहे हैं। तो अब आप ऑब्जर्व कर पाते हो, अच्छा इसके बीच में ये चल रहा है, इसके बीच में ये चल रहा है। यानी ये वही बात है, ये डायग्राम दे दिया, अब डायग्राम देख के बताओ कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। देखो, जब भी आपको इस तरह के सवाल हो तो आप इनके बीच में नंबर्स को ऑब्जर्व करो। देखो जो 9 है वो 2 नंबर से कनेक्टेड है, दैट इज 3 एंड -3। तो 9, 3 एंड -3 के बीच में कोई रिलेशन नहीं लग रहा आपको? बताओ आपको। देखो 3 का स्क्वायर ये भी 9 है, -3 का स्क्वायर ये भी 9 है। सिमिलरली 4 किससे कनेक्टेड है? 2 एंड -2, 2 का स्क्वायर ये भी 4 है, -2 का स्क्वायर ये भी 4 है। सिमिलर फैशन में 5 का स्क्वायर भी 25 है, -5 का स्क्वायर भी 25। मतलब इस सेट में जो एलिमेंट्स गिवन हैं और इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं, तो इस सेट के एलिमेंट
इस सेट के एलिमेंट के स्क्वायर हैं। तो अगर मैं इस सेट के एलिमेंट को x मानूं, इस सेट के एलिमेंट्स को y मानूं, तो मैं कहूंगा x इक्वल टू बाई स्क्वायर, x इक्वल टू बाई स्क्वायर। देखो x इक्वल टू बाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, सही है, माइनस 3 का स्क्वायर, यानी ये रिलेशन है। तो हम पहले का जो आंसर लिखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे, देखो पहले का जो आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे r इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा बाई सच डेट x कहां से आएगा, x आएगा पहले सेट से, डेट इज p, और बाई कहां से आएगा, बाई आएगा गुरुजी दूसरे सेट से, डेट इज q। और x और y में रिलेशन क्या है, x और y में रिलेशन ये है कि जो पहला वाला एलिमेंट है वो दूसरे वाले एलिमेंट का स्क्वायर है, डेट इज x इक्वल टू बाई स्क्वायर। डन। चलो ये हो गया पहले का आंसर। दूसरा है रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म तो आसान है। रोस्टर फॉर्म में क्या लिखना है, एलिमेंट को सीधे सीधे उठा के लिखते हैं। तो देखो 9 का जोड़ा किस किस के साथ बनना है, 3 के साथ एंड -3 के साथ, यानी ये हो जाएगा 9,3 एंड 9,-3। ठीक है। अब 4 का जोड़ा किस किस के साथ बनना है, 4,2 एंड 4,-2। डन। और इसी के साथ 25,5 एंड 25,-5। दिस इज द रोस्टर फॉर्म। तो ये पहले का आंसर हो गया, दूसरे का आंसर हो गया। पूछा है डोमेन क्या है, रेंज क्या है। चलिए व्हाट इज द डोमेन। डोमेन का मतलब क्या है, डोमेन का मतलब है सेट ए के वो सारे एलिमेंट जिनकी इमेज बन रही है, जो हम इनपुट करा रहे हैं। तो देखो 9 की इमेज है, 4 की इमेज है, 25 की इमेज है, डेट इज डोमेन जो हो गया मेरा 9, 4, 25। 9, 4, 25। दूसरे शब्दों में क्या, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट। तो देखो यहां से 9 आएगा, यहां से 4 आएगा, यहां से 25 आएगा। रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी भैया, रेंज होगी ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट, या फिर डोमेन रखने पे क्या क्या मिल सकता है। तो देखो डोमेन रखने पे 5 -5 मिल सकता है, 3 -3 मिल सकता है, 2 -2 मिल सकता है। यानी जो रेंज हो गई मेरी, यहां से देखो 3 -3, 3 -3, 2 -2, 5 -5। डन। अच्छा मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, मुझे आप यहाँ पे कोडोमेन भी बताओ, मुझे आप यहाँ पे कोडोमेन भी बताओ। तो जो कोडोमेन होता है वो हमेशा कंप्लीट सेट बी, यानी जो दूसरा वाला सेट है ना वो पूरा, यानी दिस सेट Q इज द कंप्लीट सेट, दैट इज Q, दैट इज Q सेट। अब देखो Q में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, दैट इज 1। तो इसलिए हम कह रहे थे जो रेंज होती है हमारी वो हमेशा कोडोमेन का सबसेट होती है, क्योंकि देखो रेंज में सिर्फ ये एलिमेंट है, जबकि कोडोमेन में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आएगा, कोडोमेन में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आएगा। इसीलिए जो स्टेटमेंट बोला गया था कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, वो प्रॉपर वैलिड था, वो प्रॉपर वैलिड था, उसके पीछे बोलने का एक प्रॉपर रीजन था। ठीक है। तो अगर डायग्राम देके सारी चीजें इवेल्युएट कराए तो भी आप सीख गए होंगे। ठीक है लाडलो, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और है, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। अच्छा इस बार जो रिलेशन है ना वो ए टू ए ही है, यानी जो एक्स और वाई आएंगे वो इसी सेट से आएंगे, जो x और y आएंगे वो इसी सेट से आएंगे। और रिलेशन कुछ इस तरह से डिफाइन है कि r इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच डेट y इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो पहले वाले में एक जोड़ने पे आ रहा है, और दोनों x y कहां से आ रहे हैं, ए सेट से ही आ रहे हैं। तो पहला है डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, राइट डाउन द डोमेन एंड कोडोमेन एंड रेंज ऑफ, यानी इस बार आपको एरो डायग्राम बनाना। चलो तो इसका एरो डायग्राम बनाने, एरो डायग्राम कैसे करके बनाते हैं ये भी हम सीख लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए कैसे करके बनाएंगे एरो डायग्राम। देखो एरो डायग्राम में क्या करते हैं हम, इस तरह से दो अंडे बनाते हैं, इस तरह से दो अंडे बनाते हैं, एक अंडा इधर बना लो, एक अंडा इधर बना लीजिए। ठीक है। चलिए अब ये सेट रिलेशन जो है वो ए से ए में ही है, तो आप यहां भी ए लिखो, आप यहां भी ए। ठीक है। अब यहां ए के सारे एलिमेंट लिख दो, तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। ये भी सेट सेम है, तो यहां भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है y इक्वल टू एक्स प्लस 1।
तो x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू मिटती जाएगी। तो अगर मैं x इक्वल टू 1 रखूं तो y इक्वल टू कितना आएगा, y इक्वल टू 2। अगर मैं x इक्वल टू 2 रखूं तो y इक्वल टू कितना आएगा, 3। अगर मैं x इक्वल टू 3 रखूं तो y इक्वल टू कितना आएगा, 3 + 1 4। अगर मैं x इक्वल टू 4 रखूं तो y इक्वल टू कितना आएगा, 5। अगर मैं x इक्वल टू 5 रखूं तो y इक्वल टू कितना आएगा, 6। और अगर मैं x इक्वल टू 6 रखूं तो y इक्वल टू कितना आएगा, 7। सही बात है। चलो अब कुछ मैचिंग कराते हैं, अब कुछ मैचिंग खेलते हैं। क्या गुरुजी, कुछ मैचिंग खेलते हैं। चलिए, तो यहां से हमें पता चला 1 किसके साथ मैच है गुरुजी, 1 मैच है 2 के साथ, तो 1 को 2 के साथ मैच कर दिया। 2 किसके साथ मैच है, 2 3 के साथ मैच है, तो 2 को 3 के, ओ भाई साहब, 2 को 3 के साथ मैच करा दिया, तो 2 को 3 के साथ मैच करा दिया, 2 को 3 के साथ मैच करा दिया, 2 को 3 के साथ मैच करा दिया। ठीक है, अच्छा ये किसके साथ मैच है, 3 किसके साथ मैच है, 3 4 के साथ मैच है, 3 किसके साथ मैच है, 3 4 के, अच्छा 2 रह गया, ये 4 किसके साथ मैच है, 4 5 के साथ मैच है, तो 4 को 5 के साथ मैच करा दो, 4 को 5 के साथ मैच करा दो। डन। 5 किसके साथ मैच है, 5 6 के साथ मैच है, तो 5 को 6 के साथ मैच करा दो, 5 को 6 के साथ मैच करा दिया। लेकिन जो 6 है उसका जोड़ीदार 7 है, 6 का जोड़ीदार 7 है। बट मुझे आप एक बात बताओ, क्या 7 सेट ए में है, 7 तो सेट ए में है ही नहीं। इसका मतलब ये जो जोड़ीदार है ना, ये इस रिलेशन का पार्ट नहीं, ये इस रिलेशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि भैया इसमें सिर्फ x और y आप वो ही लोगे जो सेट ए में आएंगे, बट y इक्वल टू 7 डजंट बिलोंग्स टू सेट ए, क्योंकि 7 सेट ए में है ही नहीं, तो ये वाला जोड़ा हम खारिज करेंगे। हम कहेंगे आप भैया हमारे रिलेशन के पार्ट नहीं हो, आप हमारी फैमिली का पार्ट नहीं हो, आप दूर रहो, आप दूर रहो। तो सिर्फ एरो डायग्राम ये वाला बनेगा। तो ये पहला पार्ट हुआ। दूसरा है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन मतलब जिस जिस एलिमेंट की इमेज बन रही है, जिस जिस एलिमेंट की इमेज बन रही है। तो किस किस एलिमेंट की बन रही है, 1 2 3 4 5। अब 6 को काउंट नहीं करोगे आप डोमेन में, क्यों, 6 की इमेज ही नहीं बन रही, 6 को आप इनपुट रख ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आउटपुट बाहर चली जा रही है। यानी सिर्फ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। वहीं इसकी रेंज क्या होगी लाडलो, रेंज होती है इनपुट रखने पे क्या क्या आउटपुट मिली। तो हमें सिर्फ ये ही आउटपुट मिली, दैट इज 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। रेंज में से इस बार 1 गायब हो गया, क्योंकि 1 किसी की इमेज है ही नहीं, 1 किसी की इमेज है ही नहीं। और इसकी कोडोमेन क्या होगी, कोडोमेन होता है कंप्लीट सेट बी। कंप्लीट सेट बी मतलब ये वाला सेट, दैट इज 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये जो सेट हो गया ये कोडोमेन हो गया। अब देखो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, दिस इज द फाइनल आंसर। तो समझ में आया कैसे करके एरो डायग्राम बनाते हैं, एरो डायग्राम की हेल्प से डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सारी चीजें कैसे करके निकालते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे और बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और है रिलेशन का। क्या है रिलेशन का, लेट a बराबर 1, 2, b बराबर 3, 4, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। अभी अभी हमने बताया था कि देखो ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं, 2। तो अगर हम आपसे पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हो गए, 2 × 2 4। और अगर आपको रिलेशन निकालने हैं ए से बी में, तो रिलेशन क्या है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि ए क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो हमने कहा ए क्रॉस बी में टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। सो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a to b, this is equal to nothing but 2 की पावर pq। अच्छा pq रहने दो फिर सीधे, 2 की पावर 4, this is equal to 16, and this is the correct answer, and this is the correct answer, option A is the correct answer।
अगर आप सीधे सीधे फॉर्मूला भी लगाना चाह रहे हैं कि डेट इज 2 की पावर पी क्यू, तब भी आंसर आएगा। देखो पी मतलब सेट ए में एलिमेंट डेट इज 2 इंटू क्यू मतलब सेट बी में एलिमेंट डेट इज 2, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 16, तब भी आंसर आएगा। आप फॉर्मूले से जाओ, आप कंसेप्ट से जाओ। फॉर्मूला भी तो कंसेप्ट से आते हैं, फॉर्मूले ऐसे थोड़ी एकदम से टपक जाते हैं आके, फॉर्मूले भी कंसेप्ट से ही आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपके लिए है एक सूचना कि एमपी बोर्ड वाला पे चल रहा है, यानी पीडब्ल्यू ऐप एमपी बोर्ड चला रहा है। क्या चला रहा है गुरुजी? इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। क्या चला रहा है? इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जिसमें 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 विनोद सर एंड जिज्ञा मैम आपको फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं। कैसी इंग्लिश? फर्राटेदार एकदम। अगर आप मस्त सी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप इंग्लिश में फ्लुएंसी लाना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 99 में, मात्र 99। इतने में तो आप पार्टी वार्टी करके भी रुपया खर्च कर सकते हो, तो ये कोर्स क्यों नहीं खरीद सकते? ठीक है, चलिए तो अब हमारा रिलेशन हुआ समाप्त। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन, यानी सबसे पहले हमने ऑर्डर्ड पेयर सीखा, फिर हमने, देखो मैं आपको एक सीक्वेंस सिखाऊं, आपको मैं एक सीक्वेंस दिखाता हूं। सबसे पहले हमने, गुरुजी सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर, यानी ओपी क्या था, व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर। जब हमें ये पता चल गया कि ऑर्डर्ड पेयर ये है, फिर हमने देखा कि टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, यानी फिर हमने सीखा ए क्रॉस बी, डेट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। और जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट सीख गए तो हमने उन दो एलिमेंट्स के बीच में एक रिलेशन लगा दिया, दो एलिमेंट्स के बीच में एक कंडीशन लगा दी, एक रिलेशन लगा दिया, तो वो बन गया रिलेशन, तो वो बन गया एक रिलेशन। और रिलेशन में ही अगर एक और दो कंडीशन लगा दिया जाए, एक दो और लिमिटेशंस लगा दी जाए, तो वो बन जाता है फंक्शन। तो ये सारी चीजें लाडले आपस में कनेक्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि फंक्शन अलग है, रिलेशन अलग है, सब में थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड ऑन होती जाती है, सब में थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड ऑन होती जाती है। तो शुरू करते हैं अपना फंक्शन। एक बार आप डेफिनेशन को पढ़ो, तब तक हम ग्रहण करते हैं जल, फिर शुरू करते हैं हम अपनी क्लास कि व्हाट इज फंक्शन, की फंक्शन क्या होता है, क्या होता है फंक्शन। ऐसा थोड़ी आप पहली बार सुन फंक्शन। चलो पढ़ो, तब तक हम जल ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए क्या है फंक्शन। देखो फंक्शन इज नथिंग, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। यानी अगर रिलेशन में ही कुछ एक दो कंडीशन लगा दो ना, तो वो क्या बन जाता है? फंक्शन बन जाता है। बस वो कंडीशन समझनी है। क्या कंडीशंस होती हैं? A relation from set A to set B is said to be function if every element of set A has one and only one image in set B। यानी अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में सिर्फ और सिर्फ एक इमेज रखेगा, तो वो रिलेशन क्या कहलाया जाएगा? फंक्शन। तो पहली कंडीशन तो ये आई, कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। दूसरी कंडीशन ये आई, दूसरी कंडीशन क्या आई? वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। यानी पहली कंडीशन ये है कि भैया एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी कनेक्टेड, मस्ट बी कनेक्टेड। यानी ऐसा नहीं हो कि सेट ए में कोई भी एलिमेंट छूट जाए, अगर ऐसा हुआ तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, यानी अगर कोई सेट ए में एलिमेंट है तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। मतलब सपोज करो मैंने एग्जाम्पल लिखा 2,1 2,3, तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो 2 एलिमेंट है ना, वो 1 से भी कनेक्टेड है, 2 एलिमेंट 3 से भी कनेक्टेड है। फंक्शन कहता है ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आप भैया 1 के साथ भी जोड़ा बना रहे हो, आप बेटा भैया 3 के साथ भी जोड़ा बना रहे हो, फंक्शन कहता है हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर ऐसा है तो भी वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। लेकिन
ऐसा हो सकता है कि 2 की इमेज भी 1 हो एंड 3 की इमेज भी 1 हो। फंक्शन कहता है हाँ ऐसा कर लो, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। यानी डाइवर्जेंट रेज आर नॉट अलाउड, कन्वर्जेंट रेज आर अलाउड। देखो यहां पे ये डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है? फैलना। डाइवर्जेंट का मतलब फैलना, यानी 2 1 से भी कनेक्टेड है, 2 3 से भी कनेक्टेड है, ये फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन कहती है 1 एंड ओनली 1 इमेज। यहां तो 2 इमेजेस है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ देखो 2 की भी एक इमेज है, 3 की भी एक ही इमेज है, तो 2 की एक हो सकती है, 1 का 2 नहीं हो सकता। तो एक सिंपल सी लाइन आती है फंक्शन को याद करने के लिए, 1 का 2 नहीं हो सकता, 2 का 1 हो सकता है। 1 का 2 नहीं हो सकता, 2 का 1 हो सकता है। समझ में आया? तो व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड एंड एवरी एलिमेंट मस्ट हैव 1 एंड ओनली 1 इमेज इन सेट बी। एग्जाम्पल से समझेंगे, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं? फंक्शन को डिनोट करते हैं इस तरह से, यानी अगर ए से फंक्शन है बी में, तो हम कहेंगे एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन? इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? अच्छे से समझ में आएगा डायग्राम से। देखो ए बी सी डी, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, इसमें है 9 4 1। तो पहली कंडीशन क्या है? ये पहली सेट के सभी एलिमेंट कनेक्टेड हैं, तो देखो 1 की भी इमेज है, 2 की भी इमेज है, 3 की भी इमेज है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। दूसरी चीज, क्या कुछ ऐसा है कि एक एलिमेंट एक से ज्यादा पे कनेक्टेड है? नहीं, देखो 1 1 से कनेक्टेड है, 2 4 से कनेक्टेड है, 3 9 से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, बिल्कुल सही, ये फंक्शन है। बी देखते हैं, सारे के कनेक्टेड है। देखो 1 भी कनेक्टेड है, 2 भी कनेक्टेड है, 3 भी कनेक्टेड है, 4 भी कनेक्टेड है, यानी पहले सेट का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी इमेज नहीं है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी, 1 1 के साथ कनेक्टेड है, 2 4 के साथ कनेक्टेड है, 3 9 के साथ कनेक्टेड है, 4 9 के साथ कनेक्टेड है, यानी 3 भी 9 के साथ कनेक्टेड है, 4 भी 9 के साथ कनेक्टेड है, यानी कन्वर्जेंट रेज, और कन्वर्जेंट रेज आर अलाउड, यानी ये तो फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, 1 भी कनेक्टेड है, 2 भी कनेक्टेड है, यानी सेट ए में पहले सेट में कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है। बिल्कुल सही। 1 1 से कनेक्टेड है, 1 2 से कनेक्टेड है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। 2 भी 3 से कनेक्टेड है, 2 भी 4 से कनेक्टेड है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप बनाओ, दो के साथ जोड़े बनाओ, यानी ये भी फंक्शन, सॉरी ये गड़बड़ हो गया। अरे भाई, यहां डाइवर्जेंट रे हैं, सही है। पहली कंडीशन तो मैंने थोड़ा गलत पढ़ लिया, पहली कंडीशन तो बेटा सेटिस्फाई है कि हाँ सारे के सारे कनेक्टेड हैं, बट ये 1 इसके साथ भी इमेज बना रहा है, 1 2 के साथ भी इमेज बना रहा है, यानी 1 की 2 इमेजेस हैं। और फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? एवरी एलिमेंट हैज 1 एंड ओनली 1 इमेज, यानी हर एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। यहां तो 1 की 2 इमेजेस हैं, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। क्या ये फंक्शन है? देखो सारे एलिमेंट आपस कनेक्टेड हैं, कोई भी नहीं छूटा, और 2 4 के साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, यानी कन्वर्जेंट हो सकता है, डाइवर्जेंट नहीं हो सकता। आप एक पॉइंट भी लिख सकते हो, कन्वर्जेंट रेज आर अलाउड बट डाइवर्जेंट रेज आर नॉट अलाउड। समझ में आया? क्योंकि देखो ये डाइवर्जेंट रेज है, डाइवर्जेंट रेज का अलाउड होने का क्या मतलब नहीं है? डाइवर्जेंट रेज का अलाउ होने का मतलब ये नहीं है कि अगर डाइवर्जेंट रेज होंगी तो एक एलिमेंट एक से ज्यादा पे कनेक्टेड होगा, एक से ज्यादा पे कनेक्टेड होगा, और जैसे एक से ज्यादा पे कनेक्टेड होगा उसकी इमेज एक से ज्यादा हो जाएंगी, और जैसे एक से ज्यादा इमेज हुई वो फंक्शन नहीं होगा। जबकि कन्वर्जेंट होंगी मतलब इस तरह से जाएंगी, इस तरह से जाएंगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, let a equal to 1, 2, 3, 4, b equal to 1 5 9 11 15 16, f equal to, फंक्शन ये है, f equal to 1, 5 2, 9 3, 1 4, 5 and 2, 11 are the following true। पहला,
एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, दूसरा एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। क्या एफ रिलेशन है, क्या ये बात ट्रू है, दूसरा क्या एफ फंक्शन है, ये बात ट्रू है। तो देखो अगर रिलेशन होगा तो रिलेशन की क्या डेफिनेशन होती है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर इसमें सिर्फ ये सबसेट है ए क्रॉस बी का तो ये रिलेशन होगा, तो ये रिलेशन होगा। आप चाहो तो इस चीज को एरो डायग्राम से और ही बेहतरीन तरीके से देख सकते हो। मैं आपको चाहूँ तो इस चीज को एरो डायग्राम से भी दिखा सकता हूँ। देखो अगर आप चाहो तो इस चीज को एरो डायग्राम से भी देखो, दिस इज ए, दिस इज बी, 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11, तो 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। और बी में क्या क्या एलिमेंट है, 1 5 9, 1 1 5 9, 11 15 16, 11 15 एंड 16। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। किस तरह से कनेक्टेड है ये देखो, किस तरह से कनेक्टेड है। 1 का जोड़ीदार 5 है, 1 का जोड़ीदार 5 है, कोई बात नहीं। 2 का जोड़ीदार 9 है, 2 का जोड़ीदार 9 है। 3 का जोड़ीदार 1 है, 3 का जोड़ीदार 1 है। 4 का जोड़ीदार 5 है, 4 का जोड़ीदार 5 है, हमें कोई आपत्ति नहीं। 2 का जोड़ीदार 11 है, 2 का जोड़ीदार 11 है, 2 का जोड़ीदार 11 है। यहां दिक्कत आ गई। अब आप मुझे बताओ क्या ये रिलेशन है। रिलेशन क्या कहता है, रिलेशन कहता है टोटल सबसेट, सॉरी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, यानी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये सारे के सारे एलिमेंट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी के तो पार्ट होंगे, तो हम कहेंगे यस, हम कहेंगे यस इट इज अ रिलेशन, यस इट इज अ रिलेशन। रीजन, रीजन बिकॉज f is a subset of a cross b, f is a subset of a cross b। क्योंकि देखो पहला 1 2 3 4 2 ये सब के सब इसी सेट के पार्ट है, और जो दूसरा एलिमेंट है 5 9, देखो इसमें है 5 9, 1 5 11, देखो 1 5 11, ये सब इसी के पार्ट है। इसका मतलब वो रिलेशन तो है। रिलेशन क्या कहता है, रिलेशन कहता है पॉसिबल सबसेट, पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। तो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर में ये सब आएंगे। बट बात आती है फंक्शन की, तो ये फंक्शन है या नहीं। आप मुझे बताओ, आप खुद देखो, ये जो 2 है ना, ये गद्दारी कर रहा है। 2 गद्दारी करवे, 2 गद्दारी करवे, कैसे गद्दारी करवे, 2 9 के साथ भी जोड़ा बना के बैठा है, 2 11 के साथ भी जोड़ा बना के बैठा है। ऐसा नहीं चलेगा भैया, कुछ लोगों का जोड़ा नहीं बन रहा और यहाँ 2 2 के साथ जोड़े बना रहा है। ये नाइंसाफी है, ये नाइंसाफी है फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो हम कहेंगे, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे f इज नॉट अ फंक्शन, f is not a function। रीजन, क्योंकि 2 has 2 images 9 and 11, because element 2 has 2 images, 2 images, और वो 2 images कौन सी हैं, 2 images that is 9 एंड 11, ये इसका रीजन हो जाएगा। और ऐसा नहीं होता, देखो यहाँ पे डाइवर्जेंट रेज आ गई, डाइवर्जेंट रेज आ गई, इसका मतलब f सिर्फ रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो आप चाहो तो एरो डायग्राम से विजुलाइज कर लो। यहाँ पर आप सीधे सीधे देख सकते थे 2 की 9 इमेज है और 2 की 11 भी इमेज है। आप सीधे सीधे ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर ऐसे करके ऑब्जर्व करने में थोड़ी सी भी परेशानी, दिक्कत, तकल्लुस हो रही है तो आप इस तरह से एरो डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब बढ़ते हैं आगे। इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज, यानी पहले तो आपको ये बताना है क्या ये फंक्शन है, और अगर फंक्शन है तो फिर उसकी डोमेन एंड रेंज बताओ। अभी अभी आपको सारी चीजें बताई हैं, अभी अभी आपको सारी चीजें बताई हैं कि कैसे करके डिटरमाइन करते हैं, यानी कैसे करके चेक करते हैं वो फंक्शन है या नहीं। तो अगर फंक्शन है तो सबकी एक एक इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा हुई तो फंक्शन नहीं होगा। देखो 2 की इमेज 1, 5 की इमेज 1, 8 की इमेज 1, 11 की इमेज 1, 14 की इमेज 1, 17 की इमेज 1। यानी ये कुछ कहानी कुछ इस तरह से है, ये कहानी कुछ इस तरह से है, ये कहानी कुछ इस तरह से है, ये कहानी कुछ इस तरह से है। 2 5 8, 2 5 8, 11 14 17, 11 14 17, और ये सबके सब 1 से कनेक्टेड है। 2 भी 1 से कनेक्टेड है, 5 भी 1 से कनेक्टेड है, 8 भी 1 से, 11 भी, 14 भी, 17 भी, ये सबके सब 1 से कनेक्टेड है। वो फंक्शन कहता है भैया कोई बात नहीं, कन्वर्जेंट रेज कर लो बट एक से ज्यादा मत करो, यानी ये फंक्शन है।
तो आप लिखेंगे यस इट इज ए फंक्शन। तो आप चलो मैं फर्स्ट का आंसर नीचे लिख दूं, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, यस इट इज अ फंक्शन। और अगर फंक्शन है तो इसकी डोमेन और रेंज बताओ। इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन मतलब कौन कौन से एलिमेंट इमेज बना रहे हैं, दैट इज 2 5 8 11 14 7, दिस इज 17, 2 5 8 11 15 एंड 70। और रेंज क्या है? रेंज मतलब इमेजेस का सेट, दैट इज 1, दैट इज 1। सही है। सेकंड चेक करो, देखो सेकंड में क्या है? 2, 1 4, 2 6, 3 8, 4 10, 5 12, 6 14, 7। चाहो तो इसका भी क्या करो, डायग्राम बना के देख लो अगर आपको तकल्लस हो रही है तो। चलिए 2 4 6 2 4 6 8 10 12 14 8 10 12 and 14 डन। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। 2 किससे कनेक्टेड है? 2 कनेक्टेड है 1 से, कोई बात नहीं। 4 किससे कनेक्टेड है? 4 कनेक्टेड है 2 से, 6 3 से, 8 4 से, 10 5 से, 12 6 से, 14 7 से। फंक्शन है, फंक्शन है। दिस इज द डायग्राम ऑफ फर्स्ट, दिस इज द डायग्राम ऑफ सेकंड। तो हम कहेंगे हाँ ये भी फंक्शन है। सेकंड में कहेंगे यस इट इज अ फंक्शन। क्यों फंक्शन है? क्योंकि एवरी एलिमेंट कनेक्टेड, यस सारे के सारे कनेक्टेड हैं और सबकी एक से एक ही इमेज है, यानी एक से ज्यादा इमेज नहीं है। यस इट इज ए फंक्शन। तो डोमेन क्या होगी? अगर फंक्शन है तो डोमेन बता दो। क्योंकि जो फंक्शन की जो डोमेन होगी वो हो जाएगी 2 4 6 8 8 10 12 एंड 14। और रेंज क्या हो जाएगी? इनकी जो रेंज हो जाएगी मतलब इनकी इमेजेस का सेट, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला क्या है? 1 3 से कनेक्टेड है, 1 5 से भी कनेक्टेड हो गया। भैया ये तो अत्याचार हो गया, ये अत्याचार हो गया। कैसे अत्याचार हो गया? देखो देखो 1 इसमें तो है 1 और 2, इसमें है 3 एंड 5। अब देखिए 1 3 से भी कनेक्टेड है, कोई बात नहीं। 1 5 से भी कनेक्टेड है, ये गलती है। 2 5 ये जो 1 एलिमेंट है ये 2 के साथ कनेक्टेड है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो आप लिख देंगे इट इज नॉट अ फंक्शन। और अगर फंक्शन नहीं है तो आप डोमेन एंड रेंज नहीं बताओगे। दिस इज नॉट ए फंक्शन। तो समझ में आया कैसे करके करेंगे इस सवाल को? डोमेन रेंज कैसे करके निकालते हैं, फंक्शन चेक कैसे करते हैं, मेन है ये। तो फंक्शन की सिंपल सी डेफिनेशन है कि सभी के सभी एलिमेंट कनेक्टेड होने चाहिए सेट ए के। दूसरी चीज कि उनकी एक ही इमेज होनी चाहिए, वन एंड ओनली वन इमेज, वन एंड ओनली वन इमेज। डन, डन है यहां तक? बताओ समझ में आ रहा है यहां तक की सारी कहानी, हाँ या ना? चलिए शुरू करें और आगे की कहानी देखते हैं और क्या है चीजें। द फंक्शन f इज डिफाइंड ऑन द रियल नंबर बाई fx इज इक्वल टू, fx इज इक्वल टू क्या फंक्शन है? fx बराबर फंक्शन है 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ -3? मतलब किसी फंक्शन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे करके वैल्यू निकालती है, ये तो बहुत ही आसान है। यानी मेरे पास जो फंक्शन है वो है fx बराबर 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। और मुझसे पूछा है f ऑफ -3 क्या है? f ऑफ -3 यानी जहां जहां x है वहां वहां -3 रख दो, जहां जहां x वहां वहां आप जहां जहां x है वहां वहां -3 रख दो। यानी f ऑफ -3 की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू -3। तो इधर क्या हो जाएगा? दिस इज f -3, दिस इज इक्वल टू 2 की जगह क्या रखेंगे? कुछ नहीं रखेंगे, 2 की जगह 2 ही रखेगा, प्लस x की जगह क्या रखेंगे? -3, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, एक्स स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 प्लस माइनस -3 माइनस -3 का स्क्वायर, डेट इज 9। तो ये कितना हो गया? 2 और देखिए दिस इज 2, 3 और 9 कितना हो गया? 3 और 9 कितना हो गया? 12। और 2 माइनस 10 कितना हो? दिस इज माइनस का 10, दिस इज माइनस का 10, दिस इज माइनस का 10। सही है ना? 2 - 3 -1 एंड
हाँ सही है, 1 - 7 सही है, -10, यानी एफ ऑफ -3 की जो वैल्यू आई वो आई -10, वो आई -10। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी फंक्शन की वैल्यू पूछी जाए तो वहीं पे वो वैल्यू रख दो। जैसे -3 की वैल्यू पूछी तो मैंने -3 रख दिया। एफ ऑफ 0 की वैल्यू पूछता तो एक्स की जगह 0 रख देता। एफ ऑफ 10 की वैल्यू पूछता तो एक्स की जगह 10 रख देता। ठीक है, एक और सवाल है इसी तरह का कि अगर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो हमसे पूछा एफ ऑफ 1.1, एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। चलो, एफ ऑफ 1.1 का मतलब 1.1 का स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 1 का मतलब 1 का स्क्वायर, जहां जहां 1 सॉरी जहां जहां एक्स वहां 1 रखा, अपॉन 1.1 माइनस 1। अब एक तो तरीका है कि आप 1.1 का होल स्क्वायर ओपन करो, सॉरी 1.1 का स्क्वायर कैलकुलेट करो, 1 का स्क्वायर कैलकुलेट करो, फिर कर लो। बट आप चाहो तो प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। ऊपर ये जो बन रहा है ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो हम ऊपर लिख सकते हैं 1.1 माइनस 1, 1.1 प्लस 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट पूरा कट जाएगा, तो ये बचेगा 1.1 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2.1। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन इज द, क्या बात है, हर बार ए ऑप्शन ही सही जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर आया वो आया 2.1। डन है, चलो आगे बढ़े। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन, बहुत तरह के फंक्शन होते हैं, लाइक मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। तो हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ही फंक्शन पढ़ेंगे। हालांकि इसके अलावा भी बहुत तरह के फंक्शन होते हैं, लाइक स्क्वायर फंक्शन, क्यूब फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन। बट अभी हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, हमारा वन शॉट लेक्चर है, तो हम सिर्फ इंपॉर्टेंट फंक्शन पे ध्यान देते हैं। पहला जो फंक्शन है वो है मॉडुलस फंक्शन। क्या बोलते हैं इस तरह के फंक्शन को? मॉडुलस फंक्शन। ये रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से किया जाता है कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स सच डेट, किस तरह से ओपन होता है ये, इस तरह से कि अगर x की वैल्यू 0 है, 0 से बड़ी है तो ये x होगा, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो ये -x होगा। यानी मॉडुलस फंक्शन सिंपल चिल्ला चिल्ला के कहता है कि आप मेरे अंदर कुछ भी रख लो, मैं वैल्यू हमेशा आपको पॉजिटिव ही दूंगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं मॉड ऑफ -2 तो ये कहेगा भैया मैं 2 दूंगा। मॉड ऑफ -4 तो ये कहेगा भैया मैं 4 दूंगा। मॉड ऑफ 0 तो ये 0 देगा। मॉड ऑफ 2 तब तो ये पॉजिटिव देगा ही देगा। यानी मॉड फंक्शन ये कहता है, मॉडुलस फंक्शन ये कहता है, इसका एक दूसरा भी नाम है, इसका एक दूसरा भी नाम है, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एक दूसरा भी नाम होता है। यानी चिल्ला चिल्ला के कहता है कि आप हमारे अंदर कुछ भी इनपुट डालो, आप हमारे अंदर कुछ भी इनपुट डालो, हम भैया आपको पॉजिटिव करके दे देंगे, हम आपको पॉजिटिव करके दे देंगे। मतलब आप कुछ भी इनपुट कर सकते हो, मतलब इसकी जो डोमेन हो गई, इसकी जो डोमेन हो गई, इसकी जो डोमेन हो गई वो हो गया कंप्लीट सेट आर। और इसकी जो रेंज हो जाएगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, मतलब निगेटिव नहीं होगी। मतलब 0, इन्फिनिटी और 0 भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप 0 डालोगे तो आउटपुट 0 मिल जाएगी। इसका ग्राफ कैसे करके दिखता है? पॉजिटिव एक्स पे इस तरह से जाएगा और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे इस तरह से जाएगा। ठीक है, अगला जो ग्राफ है वो है, अगला जो ग्राफ है वो है सिग्नम फंक्शन। अगला जो ग्राफ है वो है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन ये कहता है, देखो कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो मैं -1 दूंगा, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मैं +1 दूंगा, और अगर x की वैल्यू 0 के बराबर है तो मैं 0 दूंगा। यानी ये कह रहा है मैं 1 दूंगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा, जब x इक्वल टू 0 होगा तो मैं 0 आउटपुट दूंगा, जब x लेस देन 0 होगा तो मैं -1 दूंगा। ये कह रहा है सिग्नम फंक्शन। एस जी एन ऑफ एक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं, एस जी एन ऑफ एक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस जी एन एक्स, एस जी एन ऑफ एक्स, इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्नम फंक्शन को। यानी आप इस फंक्शन के अंदर कुछ भी इनपुट करा सकते हो। मतलब डोमेन क्या हो गई? डोमेन हो गई आर। इसकी भी डोमेन आर थी, इसकी आउटपुट 0,1 थी, लेकिन रेंज में सिर्फ 1 0 -1 ही आएगा।
आप कुछ भी इनपुट डालो, ये इन 3 नंबर के अलावा कुछ देगा ही नहीं, मतलब रेंज हो जाएगी इसकी -1, 0, 1। और इसका ग्राफ कैसे करके बनता है, अगर x 0 से बड़ा है तो x इक्वल टू 1, 0 है तो देखो 0 वैल्यू, और अगर 0 से छोटा है तो नेगेटिव में -1। क्लियर है यहां तक? तो दोनों ग्राफ समझ में आए, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, पहला मॉडुलस फंक्शन, दूसरा सिग्नम फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ऐसे करके दिखता है, कुछ ऐसे करके, ये वाले, ये जो मेरे दोनों हाथ जा रहा है ये। और मॉडुलस फंक्शन कहता है आप हमारे अंदर कुछ भी इनपुट करा दो, हम आपको पॉजिटिव करके दे देंगे। आप हमारे अंदर कुछ भी इनपुट करा दीजिए, हम आपको पॉजिटिव आउटपुट निकाल के दे देंगे। जबकि सिग्नम फंक्शन कहता है आप हमारे अंदर कुछ भी इनपुट कराइए, हम आपको सिर्फ 3 ही वैल्यू देंगे। दैट इज, अगर आप हमारे अंदर 0 से बड़ा पुट कराओगे तो हम आपको 1 दे देंगे, आप अगर हमसे 0 से छोटा पुट कराओगे तो आप हमें -1 दे देंगे, अगर आप हमारे अंदर 0 ही रख दोगे तो हम आपको 0 ही दे देंगे। इसका मतलब इसकी रेंज क्या हो गई, ये रेंज और डोमेन पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन, तो आप कहेंगे -1, 0, 1। व्हाट इज द डोमेन ऑफ सिग्नम फंक्शन, डोमेन मतलब क्या क्या रख सकते हो, रख तो कुछ भी सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसका एक नाम और है दैट इज फ्लोर फंक्शन, दैट इज फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन ये कहता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, यानी उस इंटीजर से छोटा या उसके बराबर सबसे बड़ा इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस सिंबल से, इस सिंबल से। हम अगर आपसे पूछें कि हमें आप वैल्यू बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.1, तो ये कहता है एक काम करो, ये डेसिमल वाला पार्ट हटा दो, 1 ले लो। हम आपसे कहें हमें वैल्यू बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2, तो ये बना जाएगा। हम आपसे कहें ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.9, तो डेसिमल वाला पार्ट हटा दो, बना जाएगा। हम आपसे कहें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2, तब ये 2 ही आएगा। हम आपसे कहें आप हमें बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.1, तो ये डेसिमल वाला पार्ट हटा दो, 0। हम आपसे कहें ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.3, तब आप कहोगे गुरुजी 0 आ जाएगा। यानी पॉजिटिव नंबर्स के लिए क्या करना होता है, ये जो डेसिमल वाला पार्ट है इसको हटा दो, बाकी जो नंबर बचा वो इसकी वैल्यू होती है, बाकी जो नंबर होगा वो इसकी वैल्यू होगी। नेगेटिव नंबर्स में क्या होता है, और इंटीजर्स पे इंटीजर्स ही आता है, 0 की वैल्यू 0, 1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 2। नेगेटिव में क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूं मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर -0.3 की वैल्यू बताओ, तो आप एक पीछे आ जाओ, एक पीछे मतलब -1। डन। अगर मैं आपसे कहूं आप मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 नेगेटिव में है 0.9 की वैल्यू बताओ, एक पीछे आ जाओ, -1। अगर मैं आपसे कहूं आप मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नेगेटिव -1, तब ये -1 ही होगा। मैं आपसे कहूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2.7 की वैल्यू बताओ, तो आप एक पीछे आ जाओ, डेट इज -3। अब इसका देखते हैं ग्राफ, देखो आप खुद देखो, इंटीजर पे इंटीजर ही है, 0 पे वैल्यू 0, 0 पे वैल्यू 0 ही है, 1 पे वैल्यू 1 है, 2 पे वैल्यू 2 है, 3 पे वैल्यू 3 है, -1 पे वैल्यू -1 है, -2 पे वैल्यू -2 है। और अगर इंटीजर अगर कोई होल रियल नंबर 0 से 1 के बीच में होगा तो वो इसकी वैल्यू 0 दे देगा। देखो 0 से 1 के बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में होगा तो 0.1 0, 0.3 0, और 1 होगा तो तुरंत ऊपर पहुंच जाएगा। ऐसे 1 से 2 के बीच में होगा तो 1 दे देगा, 2 से 3 के बीच में होगा तो 2 दे देगा। लेकिन इधर उल्टा हो जाता है, अगर -1 से 0 के बीच में है तो -1, -2 से -1 के बीच में है तो -1, -3 से -2 के बीच में है तो -3। थोड़ा सा अजीब तरह से बिहेव करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यानी ये क्या करता है, ये पीछे की तरफ धकेल देता है, यानी फ्लोर पे धकेल देता है, पीछे की तरफ फ्लोर पे धकेल देता है, इसलिए इसका नाम है फ्लोर फंक्शन। सही है। इसकी जो डोमेन होती है, डोमेन मतलब रख क्या सकते हो आप, रख तो भैया कुछ भी सकते हैं, इनपुट तो हम कुछ भी करा सकते हैं, बट आप खुद देखो इसकी आउटपुट हमेशा हमें क्या मिल रही, इंटीजर्स मिल रही है। तो इसकी जो आउटपुट होती है दैट इज रेंज होती है ऑलवेज सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, चलिए अब एक और टॉपिक है एलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, कि रियल फंक्शन की एलजेब्रा का क्या मतलब। एलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन का मतलब है कि दो फंक्शन को ऐड कैसे करते हैं, दो फंक्शन का डिफरेंस कैसे करके लेते हैं, दो फंक्शन की मल्टीप्लाई कैसे करके होती है, एंड मेन इंपॉर्टेंट दो फंक्शन को डिवाइड कैसे करके करते हैं। एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। हमारे पास दो फंक्शन है f(x) = x², दूसरा फंक्शन है g(x) = 2x + 1।
फाइंड एफ प्लस जी एक्स, कुछ नहीं करना, सिंपल ऐड करना, एफ प्लस जी एक्स करना है तो मतलब एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो एफ एक्स कितना है, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, जी एक्स कितना है, जी एक्स है 2x प्लस 1। दिस इज द आंसर। माइनस करना है, किसमें से किसको माइनस करना है, एफ में से जी को माइनस करना है, डेट इज एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो जब एफ एक्स में से जी एक्स को माइनस करेंगे डेट इज एक्स स्क्वायर माइनस जी एक्स, तो माइनस ब्रेकेट लगा दो 2x प्लस 1, तो माइनस के साथ ब्रेकेट ओपन करोगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। एफ इंटू जी एक्स यानी मल्टीप्लाई करना है, डेट इज एफ एक्स इंटू जी एक्स, मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर की पहले 2x में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब f को g से डिवाइड करना है, मतलब एफ एक्स ऊपर रहेगा और जी एक्स नीचे रहेगा, एफ एक्स ऊपर रहेगा एंड जी एक्स नीचे रहेगा। तो एफ एक्स फंक्शन को ऊपर रखो डेट इज एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स फंक्शन को नीचे रखो डेट इज 2x प्लस 1। बट एक कंडीशन यहां पर ध्यान रखोगे, जब भी आप एफ एक्स अपॉन जी एक्स करोगे यानी दो फंक्शन का क्वोशिएंट लोगे या दो फंक्शन को डिवाइड करोगे, तो ये जो नीचे वाला फंक्शन है ना जी एक्स, ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्योंकि खुद सोचो, अगर ये जीरो के इक्वल हो गया तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और जैसे ही डिनोमिनेटर जीरो होगा हम उस फंक्शन को हम उस फंक्शन को वैलिडेट नहीं कर सकते। क्योंकि भैया खुद सोचो, अगर ये जीरो हुआ तो जीरो से करेंगे डिवाइड, और क्या जीरो से डिवाइड करना पॉसिबल है, इट विल गिव यू अनडिफाइंड। यानी यहां जो भी फंक्शन होगा वो ऐसे एक्स को एक्सक्लूड करेगा जहां पे ये जीरो हो रहा हो। मतलब हम ये चेक करेंगे कि 2x प्लस 1 नॉट इक्वल टू जीरो, 2x प्लस 1 नॉट इक्वल टू जीरो। इस 1 को इधर भेजो तो 2x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, यानी x इज नॉट इक्वल टू 2 को डिवाइड कर दो माइनस 1, यानी x की वैल्यू माइनस 1/2 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने फंक्शन का डिवाइड तो किया, बट एक कंडीशन आ जाती है कि इस फंक्शन में आप सारे के सारे x रख देना, बस x इक्वल टू माइनस 1/2 नहीं रखना। क्योंकि जैसे ही आप x इक्वल टू माइनस 1/2 रखोगे तो देखो यहाँ रखोगे माइनस 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस 1 प्लस 1, डिनोमिनेटर हो गया जीरो, डिनोमिनेटर क्या हो गया जीरो, आर्यभट्ट। और जैसे ही डिनोमिनेटर जीरो हुआ ये बन गया 1/0, डेट इज अनडिफाइंड। इसीलिए मैंने मना कर दिया भैया x इक्वल टू माइनस 1/2 नहीं होना चाहिए। तो बस फंक्शन को डिवाइड करते टाइम ये कंडीशन याद रखना। बाकी प्लस भी ऐसे ही होते हैं, माइनस भी सेम तरह से होते हैं, मल्टीप्लाई भी सेम तरह से किए जाते हैं। अब कुछ डोमेन एंड रेंज पे कुछ सवाल हैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन पे कुछ सवाल हैं, इंपॉर्टेंट सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला सवाल है, फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शन। आपको क्या बतानी है, आपको डोमेन बतानी है, और फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x प्लस 2, 1/x प्लस 2। मुझे इस फंक्शन की क्या बतानी है, मुझे इस फंक्शन की डोमेन बतानी है। अब डोमेन का क्या मतलब होता है, डोमेन का मतलब होता है x की वो कौन कौन सी वैल्यू है, x की वो कौन कौन सी वैल्यू है मैं जो फंक्शन में इनपुट करा सकूं, यानी इस फंक्शन में मैं कौन कौन सी x की वैल्यू इनपुट करा सकता हूं, वो क्या कहलाती हैं, डोमेन कहलाती हैं। अब देखो ये जो फंक्शन है लाडले, ये जो फंक्शन है ये px अपॉन qx की फॉर्म का है, हाँ या ना। और हमें अभी अभी बताया गया था कि अगर कोई फंक्शन p अपॉन q की फॉर्म का है तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ना ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया, अगर ये जीरो हो गया तो ये चीजें अनडिफाइंड हो जाएंगी। मतलब आप इसमें सब कुछ रख दो, बस ऐसा मत रख देना कि x प्लस 2 जीरो हो जाए, मतलब x प्लस 2 जीरो नहीं होना चाहिए, डेट इज x माइनस 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप माइनस 2 रखोगे तो माइनस 2 प्लस 2 डेट इज जीरो, 1/0 भैया अनडिफाइंड हो गया। यानी आप इसके फंक्शन के अंदर कोई भी रियल नंबर रख दो, यानी अगर मैं आप इस चीज को रियल नंबर पे समझाऊं, रियल लाइन पे समझाऊं, तो मैं चिल्ला के कहूंगा, यानी ये फंक्शन चिल्ला के कह रहा है कि भैया अगर ये जीरो है और ये पूरी की पूरी नंबर लाइन है तो आप बस -2 मत रखना, आप बस
-2 मत रखना, बाकी पूरी की पूरी नंबर लाइन रख दो, बाकी पूरी की पूरी नंबर लाइन रख दो, बस -2 मत रखना, बस -2 मत रखना, बस -2 मत रखना। यानी x इज नॉट इक्वल टू -2, यानी डोमेन क्या हो गई, डोमेन क्या हो गई, डोमेन हो गई -2 को हटा दो बाकी सारे रियल नंबर, मतलब इसका जो डोमेन हो गया वो हो गया रियल सेट में से -2 को हटा दिया, तो मैंने ये -2 को हटा दिया, ये इसकी डोमेन है, ये इसकी डोमेन है। कौन सा सही आंसर होगा, R में से -2 हटाना है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो जब भी आपको px अपन qx के फंक्शन दिए हो और अगर आपको डोमेन पूछी जाए तो बस नीचे वाले फंक्शन को देखो कि वहां पे कहां पे वो जीरो हो रहा है, उन पॉइंट को हटा दो, ठीक है। देखो सेम सवाल है, सेम सवाल है कि fx बराबर x माइनस 1, fx बराबर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3। अब यहां भी देखो नीचे तो x माइनस 3 है, तो अगर डोमेन निकालनी है तो x माइनस 3 मस्ट नॉट इक्वल टू 0, दैट इज x इज नॉट इक्वल टू 3। यानी जो डोमेन हो गई, जो डोमेन हो गई वो सभी के सभी रियल नंबर होंगे बट 3 को माइनस करने के बाद, बट 3 को माइनस करने के बाद। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जैसे ही आप 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2, ऊपर तो होगा 2 बट नीचे हो जाएगा 0 विच इज अनडिफाइंड, विच इज अनडिफाइंड, सही है, विच इज अनडिफाइंड, विच इज अनडिफाइंड। तो 3 क्यों नहीं रख सकते उसका भी रीजन है, 3 क्यों नहीं रख सकते उसका भी एक प्रॉपर रीजन है, ठीक है। चलिए और देखें एक सवाल, अब है fx इज इक्वल टू, अब है fx इज इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। मतलब इस बार नीचे क्वाड्रेटिक दे दिया, यानी इसकी जो डोमेन होगी ना वो सारी x की वैल्यू होंगी बस उन x को छोड़ के जहां पे ये वाला फंक्शन दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 जीरो हो रहा होगा, यानी ये जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। चलिए इसको फैक्टराइज कीजिए तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, अच्छा क्या मैं माइनस 3x को ऐसे तोड़ के लिख सकता हूँ -2x माइनस एक्स और प्लस 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये हो गया x यहाँ से कॉमन ले लो तो ये बचेगा x माइनस 2, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो ये बचा x माइनस 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ से x माइनस 2 को दोबारा से कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, ये बचा x माइनस 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू जो है वो 1 एंड x की वैल्यू जो है वो 2 नहीं होनी चाहिए, बाकी सब हो जाए। क्योंकि देखो अगर 1 हुई तब भी ये एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो जाएगी, अगर 2 हुई तब भी ये एक्सप्रेशन किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। यानी इस केस में जो डोमेन होगा वो क्या होगा, वो सारे के सारे रियल नंबर रख लो आप, बट भैया 1 और 2 को हटा दो, 1 और 2 को हटा दो, ये इसका करेक्ट आंसर है, ये इसका करेक्ट आंसर है। यानी 1 को माइनस कर दो और 2 को माइनस कर दो। कौन सा ऑप्शन सही है, कोई सा ऑप्शन सही नहीं है, तो नन ऑफ द अबव, यानी r माइनस 1 कॉमा 2, क्योंकि 1 पे भी देखो अगर 1 रखोगे तो ये 1 प्लस 2 माइनस 3 0, 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 प्लस 2 6 माइनस 6 0, 1 और 3 पे सॉरी 1 और 2 पे डिनोमिनेटर 0 बन जा रहा है, सही है। चलिए अब है कुछ अलग तरह का फंक्शन, ये है fx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2, और मुझे क्या निकालना है, मुझे वही डोमेन निकालना है, मुझे क्या निकालना है, मुझे डोमेन निकालना है। अब एक चीज देखो, जो स्क्वायर रूट फंक्शन है, जो स्क्वायर रूट फंक्शन है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या कभी आपने ऐसा देखा कि -2 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3, इस तरह की चीजें क्या आपने कभी देखी हैं? मैं आप बात कर रहा हूँ रियल नंबर के केस में, मैं बात कर रहा हूँ बेटा रियल नंबर के केस में, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम रियल फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो रियल फंक्शन के केस में ऐसी चीजें अलाउड नहीं है, यानी स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीजें आएगी, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज आएगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। 0 होगा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर पॉजिटिव होगा तो उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। यानी अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई फंक्शन रखा हुआ है तो वो हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ये किस तरह से डिफाइन होता है, एक्स की वैल्यू हमेशा या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो।
सही बात है। x की वैल्यू या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस 2 रखा हुआ है, तो इसका मतलब दिस इम्प्लाई x माइनस 2 हमेशा या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो। इसका मतलब इस 2 को इधर भेजें तो x की वैल्यू या तो 2 हो या 2 से बड़ी हो। इसका मतलब डोमेन क्या हो गई, नंबर लाइन पे अगर देखना चाहते हो इस चीज को तो इस तरह से जाएगा, दिस इज नंबर लाइन, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2। तो ये चिल्ला के कह रहा है x की वैल्यू या तो 2 होगी या 2 से बड़ी होगी। तो ये 2 है, 2 के इक्वल भी तो हो सकती है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ इक्वल का साइन है। तो 2 होगी या 2 से बड़ी मतलब ये, 2 होगी या 2 से बड़ी मतलब ये, 2 होगी या 2 से बड़ी मतलब ये, यहाँ क्या होगा प्लस इन्फिनिटी। यानी जो x की वैल्यू है ना वो क्लोज इंटरवल 2 कॉमा इन्फिनिटी में लाई करेगी। दिस इज द डोमेन, दिस इज द डोमेन। क्योंकि 2 भी हो सकती है 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी मतलब इन्फिनिटी तक जा सकती है। 2 से बड़ा कुछ भी नंबर लिख लो, 2 से बड़ा कुछ भी नंबर रखोगे, 2.1 भी रखोगे तब भी ये पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो अगर स्क्वायर रूट फंक्शन हो तो याद रखना कंडीशन, जो अंदर वाला पार्ट है ना उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बना लो। क्लियर? चलो, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? कोई सा ऑप्शन सही नहीं है। x इज बिलोंग टू 2 कॉमा इन्फिनिटी, दैट इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, चलो। अच्छा, इस बार स्क्वायर रूट फंक्शन को नीचे ले आया, यानी चालाकी करता है ये। इस बार इसने क्या करा, स्क्वायर रूट फंक्शन को नीचे ले आया। यानी देखो अब दो कंडीशन एक साथ चलेंगी। पहली कंडीशन, स्क्वायर रूट फंक्शन है तो फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट अगर ये नीचे है तो इक्वल टू वाला केस हट जाएगा। क्योंकि अगर ये 1/√x है, यानी ये √x नीचे आ गया, तो इस केस में जो x होगा वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा। क्योंकि अगर आपने इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो ये हो जाएगा 1/0 विच इज अगेन अनडिफाइंड। यानी अगर स्क्वायर रूट फंक्शन नीचे हो तो जो इक्वल टू वाली 0 कंडीशन है ना उसको ड्रॉप कर दिया करो। यानी इस बार जो कंडीशन होगी दिस इंप्लाई 1 माइनस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। 1 माइनस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर इक्वल टू 0 कर दिया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ 1 माइनस एक्स है, तो अगर 1 माइनस एक्स है तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। दैट इज 1 इज ग्रेटर देन एक्स। इसको घुमा के लिख दें तो एक्स की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। एक्स की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी मतलब, एक्स की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी मतलब, x की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी मतलब क्या मतलब है इसका? अगर ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी होगी, 1 के इक्वल होगी नहीं, तो 1 पे आप लगाओगे इस तरह से रिंग, और इसके इधर वाला पूरा पार्ट, इसके इधर वाला पूरा पार्ट, ये जो पूरा पार्ट है ये कलर हो जाएगा दिस ग्रीन लाइन माइनस इन्फिनिटी। यानी 1 से छोटा तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा, और 1 की इक्वल भी नहीं है तो ओपन इंटरवल 1। दिस इज द डोमेन, दिस इज द डोमेन, दिस इज द डोमेन। कोई ऑप्शन है माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1? इसका मतलब नन ऑफ द अबव। देख रहे हो सब में नन ऑफ द अबव चल रहा है, ये सही है। ऑप्शन वही रखो, लास्ट में एक ऑप्शन डाल दो नन ऑफ द अबव, सब में वही काम कर जाएगा है। कोई बात नहीं, चीजों को सीखना है, ऑप्शन पे क्या करना है। तो अगर स्क्वायर रूट फंक्शन नीचे आ जाए तो जो इक्वल वाली कंडीशन है उसको ड्रॉप कर दो, क्योंकि अगर 0 के इक्वल हुआ तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। यानी 1/√x के केस में हमेशा क्या करेंगे आप, 1/√x के केस में हमेशा ये चीज को लेके चलेंगे, दैट इज x इज ग्रेटर देन 0। सही है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। लेट f इक्वल टू 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3। यानी f एक फंक्शन है, वहां पे कुछ ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं, कुछ ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं, और कह रहा है कि f जो है वो लीनियर फंक्शन है, f जो है वो लीनियर फंक्शन है फ्रॉम z टू z। तो आपको फंक्शन बताओ कि वो फंक्शन क्या होगा। वैसे तो ये सवाल ऑप्शन से भी हो सकता है, बट इसका प्रॉपर तरीका क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं आपको पहले ऑप्शन से करना सिखाऊं सवाल को, कि अगर ये सवाल एमसीक्यू में आया तो कैसे होगा। यानी अगर मुझे एमसीक्यू से करना है तो वो केस होगा जो इस 1 को रखने पे 1 दे, 2 को रखने पे 3 दे, 0 रखने पे -1 दे। ऑर्डर पे का क्या मतलब होता है कि अगर मैं x इक्वल टू 1 रखूं तो fx 1 आया होगा, अगर मैं x इक्वल टू 2 रखूं तो 3 आएगा, 0 रखूं तो -1 आएगा, -1 रखूं तो -3 आएगा। सबसे आसान 0 वाला केस है। अगर मैं 0 रखूं तो -1 आएगा, अगर मैं यहाँ 0 रखूं तो ये तो 1 देगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं यहाँ 0 रखूं तो ये 1 देगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं यहाँ 0 रखूं तो ये -1 देगा, ये ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
ये हुआ बाई ऑप्शन कैसे करके सॉल्व करते हैं। तो ये भी टेक्निक आपको आनी चाहिए। अगर इस तरह के सवाल एमसीक्यू में आए तो क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, बट अगर इस तरह के सवाल प्रॉपर सॉल्व करने के लिए आए तो कैसे करके सॉल्व करेंगे। देखिए तो कैसे करके सॉल्व करेंगे। देखो लीनियर फंक्शन है, जब भी लीनियर फंक्शन हो तो लेट कर लो फंक्शन। लेट अगर लीनियर है मतलब x की पावर हमेशा 1 होगी, तो हमने लेट कर लिया एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी ये लीनियर है ना, x की पावर 1 है और देखो x के साथ कुछ कोफिशिएंट हो सकता है और एक दूसरा कुछ ऐड हो सकता है। अब बस मुझे ए और बी की वैल्यू पता चल जाए तो मैं इनमें से कोई भी ऑर्डर पेयर उठा लेता हूं। मैंने पहला ऑर्डर पेयर उठाया 1,1, तो 1,1 का मतलब x इक्वल टू 1 रखा होगा तब एफ एक्स इक्वल टू 1 आया होगा। मतलब ये एफ एक्स की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू, यानी 1 इक्वल टू ए, एक्स की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस बी। तो यहां से एक इक्वेशन आ गई ए प्लस बी इक्वल टू 1। लेट इट इक्वेशन नंबर 1। एक कोई ऑर्डर पेयर और उठा लो, जीरो वाला उठा लो, आसान हो जाएगा। 0,-1 यानी एफ एक्स की वैल्यू -1 है, यानी एफ एक्स की वैल्यू -1 है। दिस इज इक्वल टू ए इंटू 0 प्लस बी। तो ये तो 0 हो गया, तो यहां से b इक्वल टू कितना आ गया, b इक्वल टू आ गया -1। b इक्वल टू -1 जब इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा b a -1, दिस इज इक्वल टू 1। तो a इक्वल टू आया 2। तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, ये सारे उठा के यहां रख दो। तो एफ एक्स बराबर आ गया मेरा, ए की जगह कितना रखूंगा 2, तो 2x, बी की जगह कितना रखूंगा -1। तो एफ एक्स बराबर आ गया मेरा कितना, एफ एक्स बराबर आ गया 2x - 1। दिस इज द करेक्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ठीक है। तो प्रॉपर कैसे करके सॉल्व करेंगे, हमने पहले क्या करा, हमने पहले एक लीनियर फंक्शन मान लिया कि दैट इज एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लीनियर फंक्शन होगा। फिर यहां से इतनी सारी कंडीशंस दी थी, कोई भी 2 कंडीशन को सेटिस्फाई कराओ। अब 2 ही कंडीशन क्यों कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकालनी, यानी 2 कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी। सही है, आप जरूरी नहीं 1,1 और 0,-1 को लेकर ही सॉल्व करेंगे, आप कोई भी 2 ऑर्डर पेयर उठा लो, आंसर यही आएगा 2x - 1। बट अगर एमसीक्यू में है तो ये वाली अप्रोच लगाना, सेटिस्फाई करा के देख लेना। ठीक है, ठीक है, बताइए ठीक है। चलिए अगर ठीक है तो आज का आखिरी सवाल, इस चैप्टर का आखिरी सवाल, फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज ऑफ द रिलेशन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर n टू इटसेल्फ। यानी जो रिलेशन है वो कहां पे डिफाइंड है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे, n टू इटसेल्फ, n से n पे डिफाइंड है। और रिलेशन कुछ इस तरह से r इक्वल टू एक्स कोमा बाई सच डेट बाई इक्वल टू 2x प्लस 1, सच डेट बाई इक्वल टू 2x प्लस 1, सच डेट बाई इक्वल टू 2x प्लस 1। और जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पे ही डिफाइन है। देखो चाहो तो इसको एरो डायग्राम से भी समझ सकते हो। देखो एरो डायग्राम से समझा है, एरो डायग्राम से समझाते हैं आपको। देखिए ये जो सेट है ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, ये जो सेट है ये भी नेचुरल नंबर का सेट। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड डॉट 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 डॉट, ये कभी खत्म ही नहीं होंगे। यहां भी कुछ इस तरह से होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड डॉट डॉट डॉट। अब y इक्वल टू 2x प्लस 1 है, y इक्वल टू 2x प्लस 1 है। तो जब x इक्वल टू 1 रखें, जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इक्वल टू 2 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 3। जब x इक्वल टू 2 रखें, ये कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर से बिल्कुल से। जब x इक्वल टू 2 रखें तो y इक्वल टू 2, y इक्वल टू कितना आएगा 2 2 जब 4 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 5। जब x इक्वल टू 3 रखें तो y इक्वल टू कितना आएगा 3 3 3 2 जा 6 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 7। जब x इक्वल टू 4 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा 4 2 जा 8 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 9। जब x इक्वल टू 5 रखें तो कितना आएगा y इक्वल टू 5 2 जा 10 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 11। इसी तरह से ये आगे बढ़ता रहेगा, हाँ या ना। यानी लाडले लाडले, यानी क्या मतलब है 1 किस पे मैच हुआ, 1 मैच हुआ 3 पे। 2 किस पे मैच है, 2 किस पे मैच है, 2 मैच हो रहा है 5 पे। हाँ 2 मैच हो रहा है 5 पे। हो भाई सर रुक जा, 1 मैच हुआ किस पे 3 पे, 2 किस पे मैच हुआ 2 मैच, सॉरी 2 किस पे मैच हुआ 2 मैच हुआ 5 पे। 2 किस पे मैच है 2 मैच है 5 पे। 2 किस पे मैच है 2 मैच है 5 पे। 2 किस पे मैच है 2 मैच है 5 पे। तो अगर 2 5 पे मैच है तो रुक जाओ एक मिनट, इसको अच्छे से बनाते हैं। 2 किस पे मैच है 2 मैच है 5 पे।
3 किस पे मैच है गुरुजी? 3 मैच हो रहा है 7 पे। 3 किस पे मैच हो रहा है? 3 मैच हो रहा है 7 पे, तो 3 को 7 पे मैच करा दो। यानी 1 3 पे, 2 5 पे, 3 7 पे, 4 9 पे, 4 9 पे। आप एक चीज और करो, 3 5 7 9 और 5 किस पे मैच है? 5 11 पे। 5 किस पे मैच है? 5 मैच है 11 पे। 5 किस पे मैच है? 5 मैच है 11 पे। 5 किस पे मैच है? 5 मैच है 11 पे। वो भाई साहब क्या मस्त डायग्राम लग रहा है ना, क्या मस्त डायग्राम लग रहा है। 5 मैच है 11 पे, यानी रेंज में रेंज में क्या नंबर आ रहा है? रेंज में गुरुजी जो नंबर आ रहे हैं वो 3 आया, वो 5 आया, वो 7 आया, वो 9 आया, वो 11 आया। अगला कौन आएगा? अगला 13 आएगा, फिर 15 आएगा। यानी रेंज आ रही है ऑड नंबर की। लेकिन एक कंडीशन याद रखना, रेंज में भैया 1 इंक्लूडेड नहीं है। यानी इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो सारे के सारे ऑड नंबर तो होंगे, बट 1 को माइनस करके। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स? नहीं भैया, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। ये नंबर ऑप्शन सही हो जाता अगर ये 1 भी इंक्लूड होता, बट 1 इंक्लूड नहीं होता, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होता। सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1। हाँ, ये बात सही है कि 1 को हटा दो बाकी के सारे ऑड नंबर। हाँ देखो, 1 को हटा दो बाकी के सारे ऑड नंबर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेट ऑफ ऑल इवन नहीं भैया, इवन कहाँ है? तो समझ में आया किस तरह से हम फंक्शन की रेंज वगैरह भी निकालते हैं, डोमेन कैसे करके निकालते हैं, बाकी सारी कहानी। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ होता है समाप्त। हमने सारी चीजें पढ़ी। अब मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर 2 से 3 मिनट में रिकैप कराता हूँ बरवली। देखो, जब हमने अपना रिलेशन फंक्शन चैप्टर स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया ऑर्डर्ड पेयर कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। जब हमें ये पता चल गया कि ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है दो नंबर्स एक ऑर्डर्ड में लिखे हुए हैं, एक पेयर की फॉर्म में लिखे हुए हैं, उसको बोला गया ऑर्डर्ड पेयर। फिर हमने देखा कि टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, यानी फिर हमने एक नई कहानी सीखी, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। यानी अगर मेरे पास दो सेट हैं, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, तो इन दोनों का अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट कराऊं तो वो कैसे करके निकालते हैं। जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट सीख गए, फिर हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए में कितने एलिमेंट हैं, बी में कितने एलिमेंट हैं, दोनों की कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर हमने एक नया कंसेप्ट निकाला रिलेशन। रिलेशन को हमने इस तरह से डिफाइन किया कि इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट है, बट ए और बी के बीच में एक कंडीशन दे दी जाती है, ए और बी के बीच में एक रिलेशनशिप डिफाइन कर दिया जाता है, जैसे ए इज द वाइफ ऑफ बी। याद आ रहा है वो एग्जांपल? यानी रिलेशन अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज रिलेशन, तो आप कहेंगे रिलेशन इज नथिंग, इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी विद अ डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। फिर हमने देखा कि किसी सेट पे किसी रिलेशन में जो कि ए से बी में डिफाइन है, तो टोटल कितने रिलेशन बन सकते हैं। तो हमने देखा उसका फॉर्मूला निकल के आया 2 की पावर पी क्यू। वो क्यों निकल के आया? क्योंकि हमें पता है जो रिलेशन होता है वो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होता है, और सबसेट का फॉर्मूला होता था 2 की पावर एन, और रिलेशन है सबसेट ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने हैं? पी क्यू, डेट इज पी की 2 की पावर पी क्यू। डन। फिर हमने रिलेशन पे कुछ सवाल किए, हमने देखा डोमेन क्या होती है, हमने देखा रेंज क्या होती है, फिर हमने देखा कोडोमेन क्या होती है। रेंज का मतलब डोमेन का क्या मतलब है? डोमेन का मतलब है अगर ऑर्डर्ड पेयर से कंपेयर कर रहे हैं तो जो पहला ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है, यानी सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इज collectively known as the domain, and set of second element of ordered pair is known as the range। और जो सेट बी है मेरा, जो सेट कंप्लीट सेट बी है, उसको हमने बोला दिस इज कोडोमेन। और वहां से हमें यह पता चला कि जो रेंज होती है किसी रिलेशन की या फंक्शन की, वो हमेशा कोडोमेन की क्या होती है? सबसेट होती है। फिर हम थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़े, हमने कहा कि एक काम करो भाई, जो सेट ए के एलिमेंट्स ले रहे हो ना, वो सभी की इमेज बननी चाहिए। दूसरी चीज, उन सभी एलिमेंट्स की एक ही इमेज बननी चाहिए, यानी कोई ऐसा ना हो जो दो दो जगह जाके डोरे डाल रहा हो, यानी एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज ना हो। फिर हमने इसी को एक नया नाम दे दिया, डेट इज फंक्शन। तो फंक्शन कोई नई चीज नहीं है, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। फिर हमने वहां से दोबारा देखा कि फंक्शन की इमेज क्या है, फंक्शन की डोमेन क्या है, फंक्शन की रेंज क्या है। वहां से हमें एक चीज और भी पता चली
कि जो ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी है वहां पे जो बी एलिमेंट है जो दूसरा वाला है उसको बोला जाता है इमेज ऑफ ए, और ए को कभी कभी बोल दिया जाता है प्री इमेज। इससे पहले हमने रिलेशन को डिफाइन करने के, रिप्रेजेंट करने के 2-3 तरीके देखे, रोस्टर फॉर्म देखा, सेट बिल्डर फॉर्म देखा, एरो डायग्राम भी देखा, फंक्शन पे बेस को हमने कुछ सवाल किए, एलजेब्रा ऑफ फंक्शन देखा कि दो फंक्शन को कैसे करके ऐड करते हैं, दो फंक्शन को कैसे करके डिफरेंस लिया जाता है, दो फंक्शन को कैसे करके मल्टीप्लाई किया जाता है, और लास्ट में हमने देखा कि दो फंक्शन को कैसे करके डिवाइड किया जाता है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। फिर हमने 2-3 इंपॉर्टेंट ग्राफ देखे, फिर हमने लास्ट में डोमेन एंड रेंज पे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल किए और हमने अपनी क्लास को यहाँ पे समाप्त किया। ठीक है, तो पूरा का पूरा चैप्टर हमने एक ही क्लास में विद कंसेप्ट, विद फॉर्मूला, विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया। पूरा हमारा जो मेन सेंटर था वो एनसीईआरटी था और हमारा एमपी बोर्ड को ध्यान में रखते हुए था। ठीक है, तो ये रहा आपका समरी। रिवीजन क्या करोगे, सॉरी होमवर्क में क्या करोगे, होमवर्क में आप पूरा चैप्टर दोबारा से रिवाइज करोगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और अपने पीवाईक्यूज को भी लगाओगे। ठीक है, चलिए, तो अगर ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है तो मिलेंगे हम सब अगली क्लास में। इसी तरह से क्या रहेगी, वन शॉट सीरीज चलती रहेगी। हमने देखिए चैप्टर 1 दैट इज सेट का वन शॉट पढ़ लिया, चैप्टर 2 रिलेशन फंक्शन का वन शॉट पढ़ लिया। अब जो अगला वन शॉट आएगा वो आएगा चैप्टर नंबर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इसी तरह से चैनल से जुड़े रहिए, प्यार बनाए रखिए। मिलेंगे अपने सभी लाडलों से अगली क्लास में, तब तक मेरे सभी लाडले और लाडलियों को गुड नाइट, थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।